come back here with proof. Yeah. Follow my lead. Pull me up! What do you see?
बैकरूम्स का ओवरऑल वाइब ऐसा है जैसे आप किसी सपने और बुरे ख्वाब के बीच फंस गए हो। ये उन फिल्मों में से है जो हर 10 मिनट में डराने की कोशिश करती हैं, बल्कि धीरे धीरे आपके दिमाग में घुसती है। फिल्म खत्म होने के बाद भी उसके गाली और खाली ग्वालियर, फ्लोरेस्ट लाइट्स और अजीब सी खामोशी दिमाग में घूमती रहती है। मुझे सबसे दिलचस्प बात ये लगी कि फिल्म का डर किसी भी राक्षस से कम नहीं और जगहों से ज्यादा पैदा होता है। कहानी को अगर सिर्फ प्लॉट के स्तर पर देखें तो यह एक ऐसी रहस्यमय संसार की खोज है जो वास्तविकता के ठीक नीचे छुपा हुआ महसूस होता है। लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म की असली कहानी खो जाने की है, सिर्फ जगह में नहीं बल्कि अपनी यादों में, पहचान और जीवन के अर्थ में भी। यही वजह है कि कई बार फिल्म के नैरेटिव जानबूझकर अधूरा और अस्पष्ट लगता है। कुछ दर्शकों को यह कमजोरी लग सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि बैकरूम्स का कॉन्सेप्ट काफी रहस्यमय और जीवित रहता है। डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर कैन पर्सन की उम्र को भूल के जाएं तो फिल्म देखकर कहीं लगता ही नहीं कि किसी नए दर्शक का काम है। और वहीं शूटिंग स्टाइल और कैमरा वर्क ज्यादा फिल्म को सबसे ज्यादा मजबूत विभाग है। कैमरा अक्सर किसी इंसान की नज़र की तरह नहीं बल्कि किसी भटकी हुई चेतना की तरह काम करता है। लंबे शॉट्स, खाली फ्रेम और असहज एंगल्स लगातार यह महसूस करवाते हैं कि कुछ गलत है, लेकिन क्या गलत है ये स्पष्ट नहीं हो पाता। कई दृश्यों में कैमरा वर्क आपको दिशा नहीं देता बल्कि आप खुद भ्रमित हो जाते हो, और यही फिल्म का उद्देश्य भी है। उस खास बात को देखें तो फिल्म की विशाल भूलभुलैया जैसे सेट बनाए गए थे, लेकिन इसलिए वातावरण सिर्फ सीजीआई का खेल नहीं लगता बल्कि एक वास्तविक जगह से महसूस होता है। और वहीं एक्टिंग की बात करें तो तकनीकी स्तर पर काफी नियंत्रित है और सभी ने अपने किरदार में बहुत अच्छा काम किया है। इमोशनल स्तर पर देखें तो फिल्म का असर थोड़ा अलग तरह का है। यह आपको रुलाने का, सीधा भावुक करने की कोशिश नहीं करती बल्कि खालीपन और बेचैनी छेड़ने की कोशिश करती है। मुझे लगा कि यही वजह है कि कुछ समीक्षक इससे बहुत प्रभावित हुए हैं, जबकि कुछ को लगा कि भावनात्मक कनेक्शन पर्याप्त नहीं बन पाया। सच कहूं तो मैं इन दोनों रायों के बीच खड़ा हूं। फिल्म भावनाओं को खुलकर नहीं दिखाती, लेकिन अनुपस्थिति को महसूस जरूर करा देती है। जहां तक बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म रिलीज से पहले ये 24 की सबसे बड़ी ओपनिंग में शामिल होने की ट्रैकिंग कर रही थी, और कई रिपोर्ट्स के इसे 40-50 मिलियन डॉलर के ओपनिंग रेंज तक बताया हुआ है, जबकि इसका बजट लगभग 10 मिलियन डॉलर बताया गया है। मेरी नज़र में यह परफॉर्मेंस पूरी तरह से जस्टिफाइड है। बैकग्राउंड सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं बल्कि इंटरटेनमेंट कल्चर से निकला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने अपने फैन बैंस को भी उर्दू तक खींच लिया। इसमें उर्दू लैंग्वेज का भी उपयोग किया गया है। उसे देखते हुए इसका मजबूत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, प्रदर्शन, उनकी गुणवत्ता और सांस्कृतिक प्रभाव दोनों को सही तरह से दिखाता है। बैकरूम्स का ओवरऑल वाइब ऐसा है जैसे आप किसी सपने और बुरे ख्वाब के बीच फंस गए हो। ये उन फिल्मों में से है जो हर 10 मिनट में डराने की कोशिश करती हैं, बल्कि धीरे धीरे आपके दिमाग में घुसती है। फिल्म खत्म होने के बाद भी उसके गाली और खाली ग्वालियर, फ्लोरेस्ट लाइट्स और अजीब सी खामोशी दिमाग में घूमती रहती है। मुझे सबसे दिलचस्प बात ये लगी कि फिल्म का डर किसी भी राक्षस से कम नहीं और जगहों से ज्यादा पैदा होता है। कहानी को अगर सिर्फ प्लॉट के स्तर पर देखें तो यह एक ऐसी रहस्यमय संसार की खोज है जो वास्तविकता के ठीक नीचे छुपा हुआ महसूस होता है। लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म की असली कहानी खो जाने की है, सिर्फ जगह में नहीं बल्कि अपनी यादों में, पहचान और जीवन के अर्थ में भी। यही वजह है कि कई बार फिल्म के नैरेटिव जानबूझकर अधूरा और अस्पष्ट लगता है। कुछ दर्शकों को यह कमजोरी लग सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि बैकरूम्स का कॉन्सेप्ट काफी रहस्यमय और जीवित रहता है। डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर कैन पर्सन की उम्र को भूल के जाएं तो फिल्म देखकर कहीं लगता ही नहीं कि किसी नए दर्शक का काम है।
और वहीं शूटिंग स्टाइल और कैमरा वर्क ज़्यादा फिल्म को सबसे ज़्यादा मजबूत विभाग है। कैमरा अक्सर किसी इंसान की नज़र की तरह नहीं बल्कि किसी भटकी हुई चेतना की तरह काम करता है। लंबे शॉट्स, खाली फ्रेम और असहज एंगल्स लगातार यह महसूस करवाते हैं कि कुछ गलत है, लेकिन क्या गलत है ये स्पष्ट नहीं हो पाता। कई दृश्यों में कैमरा वर्क आपको दिशा नहीं देता बल्कि आप खुद भ्रमित हो जाते हो, और यही फिल्म का उद्देश्य भी है। उस खास बात को देखें तो फिल्म की विशाल भूलभुलैया जैसे सेट बनाए गए थे, लेकिन इसलिए वातावरण सिर्फ सीजीआई का खेल नहीं लगता बल्कि एक वास्तविक जगह से महसूस होता है। और वहीं एक्टिंग की बात करें तो तकनीकी स्तर पर काफी नियंत्रित है, और सभी ने अपने किरदार में बहुत अच्छा काम किया है। इमोशनल स्तर पर देखें तो फिल्म का असर थोड़ा अलग तरह का है। यह आपको रुलाने का सीधा भावुक करने की कोशिश नहीं करती बल्कि खालीपन और बेचैनी छेड़ने की कोशिश करती है। मुझे लगा कि यही वजह है कि कुछ समीक्षक इससे बहुत प्रभावित हुए हैं, जबकि कुछ को लगा कि भावनात्मक कनेक्शन पर्याप्त नहीं बन पाया। सच कहूं तो मैं इन दोनों रायों के बीच खड़ा हूं। फिल्म भावनाओं को खुलकर नहीं दिखाती लेकिन अनुपस्थिति को महसूस जरूर करा देती है। जहां तक बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म रिलीज से पहले ये 24 की सबसे बड़ी ओपनिंग में शामिल होने की ट्रैकिंग कर रही थी, और कई रिपोर्ट्स के इसे 40-50 मिलियन डॉलर के ओपनिंग रेंज तक बताया हुआ है, जबकि इसका बजट लगभग 10 मिलियन डॉलर बताया गया है। मेरी नज़र में यह परफॉर्मेंस पूरी तरह से जस्टिफाइड है। बैकग्राउंड सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं बल्कि इंटरटेनमेंट कल्चर से निकला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने अपने फैन बेस को भी उर्दू तक खींच लिया। इसमें उर्दू लैंग्वेज का भी उपयोग किया गया है। उसे देखते हुए इसका मजबूत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रदर्शन उनकी गुणवत्ता और सांस्कृतिक प्रभाव दोनों को सही तरह से दिखाता है। बैकरूम्स का ओवरऑल वाइब ऐसा है जैसे आप किसी सपने और बुरे ख्वाब के बीच फंस गए हो। ये उन फिल्मों में से है जो हर 10 मिनट में डराने की कोशिश करती हैं बल्कि धीरे धीरे आपके दिमाग में घुसती है। फिल्म खत्म होने के बाद भी उसके गाली और खाली ग्वालियर, फ्लोरेस्ट लाइट्स और अजीब सी खामोशी दिमाग में घूमती रहती है। मुझे सबसे दिलचस्प बात ये लगी कि फिल्म का डर किसी भी राक्षस से कम नहीं और जगहों से ज्यादा पैदा होता है। कहानी को अगर सिर्फ प्लॉट के स्तर पर देखें तो यह एक ऐसी रहस्यमय संसार की खोज है जो वास्तविकता के ठीक नीचे छुपा हुआ महसूस होता है। लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म की असली कहानी खो जाने की है, सिर्फ जगह में नहीं बल्कि अपनी यादों में, पहचान और जीवन के अर्थ में भी। यही वजह है कि कई बार फिल्म के नैरेटिव जानबूझकर अधूरा और अस्पष्ट लगता है। कुछ दर्शकों को यह कमजोरी लग सकती है लेकिन मेरे हिसाब से यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि बैकरूम्स का कॉन्सेप्ट काफी रहस्यमय और जीवित रहता है। डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर कैन पर्सन की उम्र को भूल के जाएं तो फिल्म देखकर कहीं लगता ही नहीं कि किसी नए दर्शक का काम है। और वहीं शूटिंग स्टाइल और कैमरा वर्क ज़्यादा फिल्म को सबसे ज़्यादा मजबूत विभाग है। कैमरा अक्सर किसी इंसान की नज़र की तरह नहीं बल्कि किसी भटकी हुई चेतना की तरह काम करता है। लंबे शॉट्स, खाली फ्रेम और असहज एंगल्स लगातार यह महसूस करवाते हैं कि कुछ गलत है, लेकिन क्या गलत है ये स्पष्ट नहीं हो पाता। कई दृश्यों में कैमरा वर्क आपको दिशा नहीं देता बल्कि आप खुद भ्रमित हो जाते हो, और यही फिल्म का उद्देश्य भी है। उस खास बात को देखें तो फिल्म की विशाल भूलभुलैया जैसे सेट बनाए गए थे, लेकिन इसलिए वातावरण सिर्फ सीजीआई का खेल नहीं लगता बल्कि एक वास्तविक जगह से महसूस होता है। और वहीं एक्टिंग की बात करें तो तकनीकी स्तर पर काफी नियंत्रित है, और सभी ने अपने किरदार में बहुत अच्छा काम किया है। इमोशनल स्तर पर देखें तो फिल्म का असर थोड़ा अलग तरह का है। यह आपको रुलाने का सीधा भावुक करने की कोशिश नहीं करती बल्कि खालीपन और बेचैनी छेड़ने की कोशिश करती है। मुझे लगा कि यही वजह है कि कुछ समीक्षक इससे बहुत प्रभावित हुए हैं, जबकि कुछ को लगा कि भावनात्मक कनेक्शन पर्याप्त नहीं बन पाया। सच कहूं तो मैं इन दोनों रायों के बीच खड़ा हूं। फिल्म भावनाओं को खुलकर नहीं दिखाती लेकिन
अनुपस्थिति को महसूस जरूर करा देती है। जहां तक बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म रिलीज से पहले ये 24 की सबसे बड़ी ओपनिंग में शामिल होने की ट्रैकिंग कर रही थी और कई रिपोर्ट्स के इसे 40-50 मिलियन डॉलर के ओपनिंग रेंज तक बताया हुआ है, जबकि इसका बजट लगभग 10 मिलियन डॉलर बताया गया है। मेरी नज़र में यह परफॉर्मेंस पूरी तरह से जस्टिफाइड है। बैकग्राउंड सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं बल्कि इंटरटेनमेंट कल्चर से निकला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने अपने फैन बैंस को भी उर्दू तक खींच लिया। इसमें उर्दू लैंग्वेज का भी उपयोग किया गया है। उसे देखते हुए इसका मजबूत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रदर्शन उनकी गुणवत्ता और सांस्कृतिक प्रभाव दोनों को सही तरह से दिखाता है। बैकरूम्स का ओवरऑल वाइब ऐसा है जैसे आप किसी सपने और बुरे ख्वाब के बीच फंस गए हो। ये उन फिल्मों में से है जो हर 10 मिनट में डराने की कोशिश करती हैं बल्कि धीरे धीरे आपके दिमाग में घुसती है। फिल्म खत्म होने के बाद भी उसके गाली और खाली ग्वालियर, फ्लोरेस्ट लाइट्स और अजीब सी खामोशी दिमाग में घूमती रहती है। मुझे सबसे दिलचस्प बात यह लगी कि फिल्म का डर किसी भी राक्षस से कम नहीं और जगहों से ज़्यादा पैदा होता है। कहानी को अगर सिर्फ प्लॉट के स्तर पर देखें तो यह एक ऐसी रहस्यमय संसार की खोज है जो वास्तविकता के ठीक नीचे छुपा हुआ महसूस होता है। लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म की असली कहानी खो जाने की है, सिर्फ जगह में नहीं बल्कि अपनी यादों में, पहचान और जीवन के अर्थ में भी। यही वजह है कि कई बार फिल्म के नैरेटिव जानबूझकर अधूरा और अस्पष्ट लगता है। कुछ दर्शकों को यह कमजोरी लग सकती है लेकिन मेरे हिसाब से यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि बैकरूम्स का कॉन्सेप्ट काफी रहस्यमय और जीवित रहता है। डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर कैन पर्सन की उम्र को भूल के जाएं तो फिल्म देखकर कहीं लगता ही नहीं कि किसी नए दर्शक का काम है। और वहीं शूटिंग स्टाइल और कैमरा वर्क ज़्यादा फिल्म को सबसे ज़्यादा मजबूत विभाग है। कैमरा अक्सर किसी इंसान की नज़र की तरह नहीं बल्कि किसी भटकी हुई चेतना की तरह काम करता है। लंबे शॉट्स, खाली फ्रेम और असहज एंगल्स लगातार यह महसूस करवाते हैं कि कुछ गलत है, लेकिन क्या गलत है ये स्पष्ट नहीं हो पाता। कई दृश्यों में कैमरा वर्क आपको दिशा नहीं देता बल्कि आप खुद भ्रमित हो जाते हो, और यही फिल्म का उद्देश्य भी है। उस खास बात को देखें तो फिल्म की विशाल भूलभुलैया जैसे सेट बनाए गए थे, लेकिन इसलिए वातावरण सिर्फ सीजीआई का खेल नहीं लगता बल्कि एक वास्तविक जगह से महसूस होता है। और वहीं एक्टिंग की बात करें तो तकनीकी स्तर पर काफी नियंत्रित है और सभी ने अपने किरदार में बहुत अच्छा काम किया है। इमोशनल स्तर पर देखें तो फिल्म का असर थोड़ा अलग तरह का है। यह आपको रुलाने का सीधा भावुक करने की कोशिश नहीं करती बल्कि खालीपन और बेचैनी छेड़ने की कोशिश करती है। मुझे लगा कि यही वजह है कि कुछ समीक्षक इससे बहुत प्रभावित हुए हैं, जबकि कुछ को लगा कि भावनात्मक कनेक्शन पर्याप्त नहीं बन पाया। सच कहूं तो मैं इन दोनों रायों के बीच खड़ा हूं। फिल्म भावनाओं को खुलकर नहीं दिखाती लेकिन अनुपस्थिति को महसूस जरूर करा देती है। जहां तक बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म रिलीज से पहले ये 24 की सबसे बड़ी ओपनिंग में शामिल होने की ट्रैकिंग कर रही थी और कई रिपोर्ट्स के इसे 40-50 मिलियन डॉलर के ओपनिंग रेंज तक बताया हुआ है, जबकि इसका बजट लगभग 10 मिलियन डॉलर बताया गया है। मेरी नज़र में यह परफॉर्मेंस पूरी तरह से जस्टिफाइड है। बैकग्राउंड सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं बल्कि इंटरटेनमेंट कल्चर से निकला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने अपने फैन बैंस को भी उर्दू तक खींच लिया। इसमें उर्दू लैंग्वेज का भी उपयोग किया गया है। उसे देखते हुए इसका मजबूत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रदर्शन उनकी गुणवत्ता और सांस्कृतिक प्रभाव दोनों को सही तरह से दिखाता है। बैकरूम्स का ओवरऑल वाइब ऐसा है जैसे आप किसी सपने और बुरे ख्वाब के बीच फंस गए हो। ये उन फिल्मों में से है जो हर 10 मिनट में डराने की कोशिश करती हैं बल्कि धीरे धीरे आपके दिमाग में घुसती है। फिल्म खत्म होने के बाद भी उसके गाली और खाली ग्वालियर, फ्लोरेस्ट लाइट्स और अजीब सी खामोशी दिमाग में घूमती रहती है। मुझे सबसे दिलचस्प बात यह लगी कि फिल्म का डर किसी भी राक्षस से कम नहीं और जगहों से ज़्यादा पैदा होता है। कहानी को अगर सिर्फ प्लॉट के स्तर पर देखें तो यह एक ऐसी रहस्यमय संसार की खोज है
जो वास्तविकता के ठीक नीचे छुपा हुआ महसूस होता है। लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म की असली कहानी खो जाने की है, सिर्फ जगह में नहीं बल्कि अपनी यादों में, पहचान और जीवन के अर्थ में भी। यही वजह है कि कई बार फिल्म के नैरेटिव जानबूझकर अधूरा और अस्पष्ट लगता है। कुछ दर्शकों को यह कमजोरी लग सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि बैकरूम्स का कॉन्सेप्ट काफी रहस्यमय और जीवित रहता है। डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर कैन पर्सन की उम्र को भूल के जाएं तो फिल्म देखकर कहीं लगता ही नहीं कि किसी नए दर्शक का काम है। और वहीं शूटिंग स्टाइल और कैमरा वर्क ज़्यादा फिल्म को सबसे ज़्यादा मजबूत विभाग है। कैमरा अक्सर किसी इंसान की नज़र की तरह नहीं बल्कि किसी भटकी हुई चेतना की तरह काम करता है। लंबे शॉट्स, खाली फ्रेम और असहज एंगल्स लगातार यह महसूस करवाते हैं कि कुछ गलत है, लेकिन क्या गलत है ये स्पष्ट नहीं हो पाता। कई दृश्यों में कैमरा वर्क आपको दिशा नहीं देता बल्कि आप खुद भ्रमित हो जाते हो, और यही फिल्म का उद्देश्य भी है। उस खास बात को देखें तो फिल्म की विशाल भूलभुलैया जैसे सेट बनाए गए थे, लेकिन इसलिए वातावरण सिर्फ सीजीआई का खेल नहीं लगता बल्कि एक वास्तविक जगह से महसूस होता है। और वहीं एक्टिंग की बात करें तो तकनीकी स्तर पर काफी नियंत्रित है, और सभी ने अपने किरदार में बहुत अच्छा काम किया है। इमोशनल स्तर पर देखें तो फिल्म का असर थोड़ा अलग तरह का है। यह आपको रुलाने का, सीधा भावुक करने की कोशिश नहीं करती बल्कि खालीपन और बेचैनी छेड़ने की कोशिश करती है। मुझे लगा कि यही वजह है कि कुछ समीक्षक इससे बहुत प्रभावित हुए हैं, जबकि कुछ को लगा कि भावनात्मक कनेक्शन पर्याप्त नहीं बन पाया। सच कहूं तो मैं इन दोनों रायों के बीच खड़ा हूं। फिल्म भावनाओं को खुलकर नहीं दिखाती, लेकिन अनुपस्थिति को महसूस जरूर करा देती है। जहां तक बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म रिलीज से पहले ये 24 की सबसे बड़ी ओपनिंग में शामिल होने की ट्रैकिंग कर रही थी, और कई रिपोर्ट्स के इसे 40-50 मिलियन डॉलर के ओपनिंग रेंज तक बताया हुआ है, जबकि इसका बजट लगभग 10 मिलियन डॉलर बताया गया है। मेरी नज़र में यह परफॉर्मेंस पूरी तरह से जस्टिफाइड है। बैकरूम सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं बल्कि इंटरटेनमेंट कल्चर से निकला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने अपने फैन बैंस को भी उर्दू तक खींच लिया। इसमें उर्दू लैंग्वेज का भी उपयोग किया गया है। उसे देखते हुए इसका मजबूत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, प्रदर्शन, उनकी गुणवत्ता और सांस्कृतिक प्रभाव दोनों को सही तरह से दिखाता है। बैक रूम्स का ओवरऑल वाइब ऐसा है जैसे आप किसी सपने और बुरे ख्वाब के बीच फंस गए हो। ये उन फिल्मों में से है जो हर 10 मिनट में डराने की कोशिश करती हैं बल्कि धीरे धीरे आपके दिमाग में घुसती है। फिल्म खत्म होने के बाद भी उसके गाली और खाली ग्वालियर, फ्लोरेस्ट लाइट्स और अजीब सी खामोशी दिमाग में घूमती रहती है। मुझे सबसे दिलचस्प बात यह लगी कि फिल्म का डर किसी भी राक्षस से कम नहीं और जगहों से ज्यादा पैदा होता है। कहानी को अगर सिर्फ प्लॉट के स्तर पर देखें तो यह एक ऐसी रहस्यमय संसार की खोज है जो वास्तविकता के ठीक नीचे छुपा हुआ महसूस होता है। लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म की असली कहानी खो जाने की है, सिर्फ जगह में नहीं बल्कि अपनी यादों में, पहचान और जीवन के अर्थ में भी। यही वजह है कि कई बार फिल्म के नैरेटिव जानबूझकर अधूरा और अस्पष्ट लगता है। कुछ दर्शकों को यह कमजोरी लग सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि बैकरूम्स का कॉन्सेप्ट काफी रहस्यमय और जीवित रहता है। डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर कैन पर्सन की उम्र को भूल के जाएं तो फिल्म देखकर कहीं लगता ही नहीं कि किसी नए दर्शक का काम है। और वहीं शूटिंग स्टाइल और कैमरा वर्क ज़्यादा फिल्म को सबसे ज़्यादा मजबूत विभाग है। कैमरा अक्सर किसी इंसान की नज़र की तरह नहीं बल्कि किसी भटकी हुई चेतना की तरह काम करता है। लंबे शॉट्स, खाली फ्रेम और असहज एंगल्स लगातार यह महसूस करवाते हैं कि कुछ गलत है, लेकिन क्या गलत है ये स्पष्ट नहीं हो पाता। कई दृश्यों में कैमरा वर्क आपको दिशा नहीं देता बल्कि आप खुद भ्रमित हो जाते हो, और यही फिल्म का उद्देश्य भी है। उस खास बात को देखें तो फिल्म की विशाल भूलभुलैया जैसे सेट बनाए गए थे, लेकिन
इसलिए वातावरण सिर्फ सीजीआई का खेल नहीं लगता बल्कि एक वास्तविक जगह से महसूस होता है। और वहीं एक्टिंग की बात करें तो तकनीकी स्तर पर काफ़ी नियंत्रित है और सभी ने अपने किरदार में बहुत अच्छा काम किया है। इमोशनल स्तर पर देखें तो फिल्म का असर थोड़ा अलग तरह का है। यह आपको रुलाने का सीधा भावुक करने की कोशिश नहीं करती बल्कि खालीपन और बेचैनी छेड़ने की कोशिश करती है। मुझे लगा कि यही वजह है कि कुछ समीक्षक इससे बहुत प्रभावित हुए हैं, जबकि कुछ को लगा कि भावनात्मक कनेक्शन पर्याप्त नहीं बन पाया। सच कहूँ तो मैं इन दोनों रायों के बीच खड़ा हूँ। फिल्म भावनाओं को खुलकर नहीं दिखाती लेकिन अनुपस्थिति को महसूस जरूर करा देती है। जहां तक बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म रिलीज से पहले ये 24 की सबसे बड़ी ओपनिंग में शामिल होने की ट्रैकिंग कर रही थी और कई रिपोर्ट्स के इसे 40-50 मिलियन डॉलर के ओपनिंग रेंज तक बताया हुआ है, जबकि इसका बजट लगभग 10 मिलियन डॉलर बताया गया है। मेरी नज़र में यह परफॉर्मेंस पूरी तरह से जस्टिफाइड है। बैकग्राउंड सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं बल्कि इंटरटेनमेंट कल्चर से निकला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने अपने फैन बैंस को भी उर्दू तक खींच लिया। इसमें उर्दू लैंग्वेज का भी उपयोग किया गया है। उसे देखते हुए इसका मजबूत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रदर्शन उनकी गुणवत्ता और सांस्कृतिक प्रभाव दोनों को सही तरह से दिखाता है। बैकरूम्स का ओवरऑल वाइब ऐसा है जैसे आप किसी सपने और बुरे ख्वाब के बीच फंस गए हो। ये उन फिल्मों में से है जो हर 10 मिनट में डराने की कोशिश करती हैं बल्कि धीरे धीरे आपके दिमाग में घुसती है। फिल्म खत्म होने के बाद भी उसके गाली और खाली ग्वालियर फ्लोरेस्ट लाइट्स और अजीब सी खामोशी दिमाग में घूमती रहती है। मुझे सबसे दिलचस्प बात यह लगी कि फिल्म का डर किसी भी राक्षस से कम नहीं और जगहों से ज़्यादा पैदा होता है। कहानी को अगर सिर्फ प्लॉट के स्तर पर देखें तो यह एक ऐसी रहस्यमय संसार की खोज है जो वास्तविकता के ठीक नीचे छुपा हुआ महसूस होता है। लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म की असली कहानी खो जाने की है, सिर्फ जगह में नहीं बल्कि अपनी यादों में, पहचान और जीवन के अर्थ में भी। यही वजह है कि कई बार फिल्म के नैरेटिव जानबूझकर अधूरा और अस्पष्ट लगता है। कुछ दर्शकों को यह कमजोरी लग सकती है लेकिन मेरे हिसाब से यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि बैकरूम्स का कॉन्सेप्ट काफी रहस्यमय और जीवित रहता है। डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर कैन पर्सन की उम्र को भूल के जाएं तो फिल्म देखकर कहीं लगता ही नहीं कि किसी नए दर्शक का काम है। और वहीं शूटिंग स्टाइल और कैमरा वर्क ज़्यादा फिल्म को सबसे ज़्यादा मजबूत विभाग है। कैमरा अक्सर किसी इंसान की नज़र की तरह नहीं बल्कि किसी भटकी हुई चेतना की तरह काम करता है। लंबे शॉट्स, खाली फ्रेम और असहज एंगल्स लगातार यह महसूस करवाते हैं कि कुछ गलत है, लेकिन क्या गलत है ये स्पष्ट नहीं हो पाता। कई दृश्यों में कैमरा वर्क आपको दिशा नहीं देता बल्कि आप खुद भ्रमित हो जाते हो, और यही फिल्म का उद्देश्य भी है। उस खास बात को देखें तो फिल्म की विशाल भूलभुलैया जैसे सेट बनाए गए थे, लेकिन इसलिए वातावरण सिर्फ सीजीआई का खेल नहीं लगता बल्कि एक वास्तविक जगह से महसूस होता है। और वहीं एक्टिंग की बात करें तो तकनीकी स्तर पर काफ़ी नियंत्रित है और सभी ने अपने किरदार में बहुत अच्छा काम किया है। इमोशनल स्तर पर देखें तो फिल्म का असर थोड़ा अलग तरह का है। यह आपको रुलाने का सीधा भावुक करने की कोशिश नहीं करती बल्कि खालीपन और बेचैनी छेड़ने की कोशिश करती है। मुझे लगा कि यही वजह है कि कुछ समीक्षक इससे बहुत प्रभावित हुए हैं, जबकि कुछ को लगा कि भावनात्मक कनेक्शन पर्याप्त नहीं बन पाया। सच कहूँ तो मैं इन दोनों रायों के बीच खड़ा हूँ। फिल्म भावनाओं को खुलकर नहीं दिखाती लेकिन अनुपस्थिति को महसूस जरूर करा देती है। जहां तक बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म रिलीज से पहले ये 24 की सबसे बड़ी ओपनिंग में शामिल होने की ट्रैकिंग कर रही थी और कई रिपोर्ट्स के इसे 40-50 मिलियन डॉलर के ओपनिंग रेंज तक बताया हुआ है, जबकि इसका बजट लगभग 10 मिलियन डॉलर बताया गया है। मेरी नज़र में यह परफॉर्मेंस पूरी तरह से जस्टिफाइड है। बैकग्राउंड सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं बल्कि इंटरटेनमेंट कल्चर से निकला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने अपने फैन बैंस को भी उर्दू तक खींच लिया। इसमें उर्दू लैंग्वेज का भी उपयोग किया गया है।
उसे देखते हुए इसका मजबूत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रदर्शन उनकी गुणवत्ता और सांस्कृतिक प्रभाव दोनों को सही तरह से दिखाता है। बैकरूम्स का ओवरऑल वाइब ऐसा है जैसे आप किसी सपने और बुरे ख्वाब के बीच फंस गए हों। ये उन फिल्मों में से है जो हर 10 मिनट में डराने की कोशिश करती हैं बल्कि धीरे धीरे आपके दिमाग में घुसती है। फिल्म खत्म होने के बाद भी उसके गाली और खाली ग्वालियर, फ्लोरेस्ट लाइट्स और अजीब सी खामोशी दिमाग में घूमती रहती है। मुझे सबसे दिलचस्प बात ये लगी कि फिल्म का डर किसी भी राक्षस से कम नहीं और जगहों से ज्यादा पैदा होता है। कहानी को अगर सिर्फ प्लॉट के स्तर पर देखें तो यह एक ऐसी रहस्यमय संसार की खोज है जो वास्तविकता के ठीक नीचे छुपा हुआ महसूस होता है। लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म की असली कहानी खो जाने की है, सिर्फ जगह में नहीं बल्कि अपनी यादों में, पहचान और जीवन के अर्थ में भी। यही वजह है कि कई बार फिल्म के नैरेटिव जानबूझकर अधूरा और अस्पष्ट लगता है। कुछ दर्शकों को यह कमजोरी लग सकती है लेकिन मेरे हिसाब से यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि बैकरूम्स का कॉन्सेप्ट काफी रहस्यमय और जीवित रहता है। डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर कैन पर्सन की उम्र को भूल के जाएं तो फिल्म देखकर कहीं लगता ही नहीं कि किसी नए दर्शक का काम है। और वहीं शूटिंग स्टाइल और कैमरा वर्क ज्यादा फिल्म को सबसे ज्यादा मजबूत विभाग है। कैमरा अक्सर किसी इंसान की नज़र की तरह नहीं बल्कि किसी भटकी हुई चेतना की तरह काम करता है। लंबे शॉट्स, खाली फ्रेम और असहज एंगल्स लगातार यह महसूस करवाते हैं कि कुछ गलत है, लेकिन क्या गलत है ये स्पष्ट नहीं हो पाता। कई दृश्यों में कैमरा वर्क आपको दिशा नहीं देता बल्कि आप खुद भ्रमित हो जाते हो, और यही फिल्म का उद्देश्य भी है। उस खास बात को देखें तो फिल्म की विशाल भूलभुलैया जैसे सेट बनाए गए थे, लेकिन इसलिए वातावरण सिर्फ सीजीआई का खेल नहीं लगता बल्कि एक वास्तविक जगह से महसूस होता है। और वहीं एक्टिंग की बात करें तो तकनीकी स्तर पर काफी नियंत्रित है और सभी ने अपने किरदार में बहुत अच्छा काम किया है। इमोशनल स्तर पर देखें तो फिल्म का असर थोड़ा अलग तरह का है। यह आपको रुलाने का, सीधा भावुक करने की कोशिश नहीं करती बल्कि खालीपन और बेचैनी छेड़ने की कोशिश करती है। मुझे लगा कि यही वजह है कि कुछ समीक्षक इससे बहुत प्रभावित हुए हैं जबकि कुछ को लगा कि भावनात्मक कनेक्शन पर्याप्त नहीं बन पाया। सच कहूं तो मैं इन दोनों रायों के बीच खड़ा हूं। फिल्म भावनाओं को खुलकर नहीं दिखाती लेकिन अनुपस्थिति को महसूस जरूर करा देती है। जहां तक बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म रिलीज से पहले ये 24 की सबसे बड़ी ओपनिंग में शामिल होने की ट्रैकिंग कर रही थी और कई रिपोर्ट्स के इसे 40-50 मिलियन डॉलर के ओपनिंग रेंज तक बताया हुआ है, जबकि इसका बजट लगभग 10 मिलियन डॉलर बताया गया है। मेरी नज़र में यह परफॉर्मेंस पूरी तरह से जस्टिफाइड है। बैकग्राउंड सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं बल्कि इंटरटेनमेंट कल्चर से निकला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने अपने फैन बैंस को भी उर्दू तक खींच लिया। इसमें उर्दू लैंग्वेज का भी उपयोग किया गया है। उसे देखते हुए इसका मजबूत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रदर्शन उनकी गुणवत्ता और सांस्कृतिक प्रभाव दोनों को सही तरह से दिखाता है। बैकरूम्स का ओवरऑल वाइब ऐसा है जैसे आप किसी सपने और बुरे ख्वाब के बीच फंस गए हों। ये उन फिल्मों में से है जो हर 10 मिनट में डराने की कोशिश करती हैं बल्कि धीरे धीरे आपके दिमाग में घुसती है। फिल्म खत्म होने के बाद भी उसके गाली और खाली ग्वालियर, फ्लोरेस्ट लाइट्स और अजीब सी खामोशी दिमाग में घूमती रहती है। मुझे सबसे दिलचस्प बात ये लगी कि फिल्म का डर किसी भी राक्षस से कम नहीं और जगहों से ज्यादा पैदा होता है। कहानी को अगर सिर्फ प्लॉट के स्तर पर देखें तो यह एक ऐसी रहस्यमय संसार की खोज है जो वास्तविकता के ठीक नीचे छुपा हुआ महसूस होता है। लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म की असली कहानी खो जाने की है, सिर्फ जगह में नहीं बल्कि अपनी यादों में, पहचान और जीवन के अर्थ में भी। यही वजह है कि कई बार फिल्म के नैरेटिव जानबूझकर अधूरा और अस्पष्ट लगता है। कुछ दर्शकों को यह कमजोरी लग सकती है लेकिन मेरे हिसाब से यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि बैकरूम्स का कॉन्सेप्ट काफी रहस्यमय और जीवित रहता है।
डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर कैन पर्सन की उम्र को भूल के जाएं तो फिल्म देखकर कहीं लगता ही नहीं कि किसी नए दर्शक का काम है। और वहीं शूटिंग स्टाइल और कैमरा वर्क ज़्यादा फिल्म को सबसे ज़्यादा मजबूत विभाग है। कैमरा अक्सर किसी इंसान की नज़र की तरह नहीं बल्कि किसी भटकी हुई चेतना की तरह काम करता है। लंबे शॉट्स, खाली फ्रेम और असहज एंगल्स लगातार यह महसूस करवाते हैं कि कुछ गलत है, लेकिन क्या गलत है ये स्पष्ट नहीं हो पाता। कई दृश्यों में कैमरा वर्क आपको दिशा नहीं देता बल्कि आप खुद भ्रमित हो जाते हो, और यही फिल्म का उद्देश्य भी है। उस खास बात को देखें तो फिल्म की विशाल भूलभुलैया जैसे सेट बनाए गए थे, लेकिन इसलिए वातावरण सिर्फ सीजीआई का खेल नहीं लगता बल्कि एक वास्तविक जगह से महसूस होता है। और वहीं एक्टिंग की बात करें तो तकनीकी स्तर पर काफी नियंत्रित है, और सभी ने अपने किरदार में बहुत अच्छा काम किया है। इमोशनल स्तर पर देखें तो फिल्म का असर थोड़ा अलग तरह का है। यह आपको रुलाने का सीधा भावुक करने की कोशिश नहीं करती बल्कि खालीपन और बेचैनी छेड़ने की कोशिश करती है। मुझे लगा कि यही वजह है कि कुछ समीक्षक इससे बहुत प्रभावित हुए हैं, जबकि कुछ को लगा कि भावनात्मक कनेक्शन पर्याप्त नहीं बन पाया। सच कहूं तो मैं इन दोनों रायों के बीच खड़ा हूं। फिल्म भावनाओं को खुलकर नहीं दिखाती, लेकिन अनुपस्थिति को महसूस जरूर करा देती है। जहां तक बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म रिलीज से पहले ये 24 की सबसे बड़ी ओपनिंग में शामिल होने की ट्रैकिंग कर रही थी, और कई रिपोर्ट्स के इसे 40-50 मिलियन डॉलर के ओपनिंग रेंज तक बताया हुआ है, जबकि इसका बजट लगभग 10 मिलियन डॉलर बताया गया है। मेरी नज़र में यह परफॉर्मेंस पूरी तरह से जस्टिफाइड है। बैकरूम सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं बल्कि इंटरटेनमेंट कल्चर से निकला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने अपने फैन बैंस को भी उर्दू तक खींच लिया। इसमें उर्दू लैंग्वेज का भी उपयोग किया गया है। उसे देखते हुए इसका मजबूत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रदर्शन उनकी गुणवत्ता और सांस्कृतिक प्रभाव दोनों को सही तरह से दिखाता है। बैक रूम्स का ओवरऑल वाइब ऐसा है जैसे आप किसी सपने और बुरे ख्वाब के बीच फंस गए हो। ये उन फिल्मों में से है जो हर 10 मिनट में डराने की कोशिश करती हैं बल्कि धीरे धीरे आपके दिमाग में घुसती है। फिल्म खत्म होने के बाद भी उसके गाली और खाली ग्वालियर, फ्लोरेस्ट लाइट्स और अजीब सी खामोशी दिमाग में घूमती रहती है। मुझे सबसे दिलचस्प बात ये लगी कि फिल्म का डर किसी भी राक्षस से कम नहीं और जगहों से ज्यादा पैदा होता है। कहानी को अगर सिर्फ प्लॉट के स्तर पर देखें तो यह एक ऐसी रहस्यमय संसार की खोज है जो वास्तविकता के ठीक नीचे छुपा हुआ महसूस होता है। लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म की असली कहानी खो जाने की है, सिर्फ जगह में नहीं बल्कि अपनी यादों में, पहचान और जीवन के अर्थ में भी। यही वजह है कि कई बार फिल्म के नैरेटिव जानबूझकर अधूरा और अस्पष्ट लगता है। कुछ दर्शकों को यह कमजोरी लग सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि बैकरूम्स का कॉन्सेप्ट काफी रहस्यमय और जीवित रहता है। डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर कैन पर्सन की उम्र को भूल के जाएं तो फिल्म देखकर कहीं लगता ही नहीं कि किसी नए दर्शक का काम है। और वहीं शूटिंग स्टाइल और कैमरा वर्क ज़्यादा फिल्म को सबसे ज़्यादा मजबूत विभाग है। कैमरा अक्सर किसी इंसान की नज़र की तरह नहीं बल्कि किसी भटकी हुई चेतना की तरह काम करता है। लंबे शॉट्स, खाली फ्रेम और असहज एंगल्स लगातार यह महसूस करवाते हैं कि कुछ गलत है, लेकिन क्या गलत है ये स्पष्ट नहीं हो पाता। कई दृश्यों में कैमरा वर्क आपको दिशा नहीं देता बल्कि आप खुद भ्रमित हो जाते हो, और यही फिल्म का उद्देश्य भी है। उस खास बात को देखें तो फिल्म की विशाल भूलभुलैया जैसे सेट बनाए गए थे, लेकिन इसलिए वातावरण सिर्फ सीजीआई का खेल नहीं लगता बल्कि एक वास्तविक जगह से महसूस होता है। और वहीं एक्टिंग की बात करें तो तकनीकी स्तर पर काफी नियंत्रित है, और सभी ने अपने किरदार में बहुत अच्छा काम किया है। इमोशनल स्तर पर देखें तो फिल्म का असर थोड़ा अलग तरह का है। यह आपको रुलाने का सीधा भावुक करने की कोशिश नहीं करती बल्कि खालीपन और बेचैनी छेड़ने की कोशिश करती है। मुझे लगा कि यही वजह है कि कुछ समीक्षक इससे बहुत प्रभावित हुए हैं, जबकि कुछ को लगा कि
भावनात्मक कनेक्शन पर्याप्त नहीं बन पाया। सच कहूँ तो मैं इन दोनों रायों के बीच खड़ा हूँ। फिल्म भावनाओं को खुलकर नहीं दिखाती, लेकिन अनुपस्थिति को महसूस जरूर करा देती है। जहां तक बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म रिलीज से पहले ये 24 की सबसे बड़ी ओपनिंग में शामिल होने की ट्रैकिंग कर रही थी, और कई रिपोर्ट्स के इसे 40-50 मिलियन डॉलर के ओपनिंग रेंज तक बताया हुआ है, जबकि इसका बजट लगभग 10 मिलियन डॉलर बताया गया है। मेरी नज़र में यह परफॉर्मेंस पूरी तरह से जस्टिफाइड है। बैकग्राउंड सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि इंटरटेनमेंट कल्चर से निकला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने अपने फैन बैंस को भी उर्दू तक खींच लिया। इसमें उर्दू लैंग्वेज का भी उपयोग किया गया है। उसे देखते हुए इसका मजबूत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, प्रदर्शन, उनकी गुणवत्ता और सांस्कृतिक प्रभाव दोनों को सही तरह से दिखाता है। बैक रूम्स का ओवरऑल वाइब ऐसा है जैसे आप किसी सपने और बुरे ख्वाब के बीच फंस गए हों। ये उन फिल्मों में से है जो हर 10 मिनट में डराने की कोशिश करती हैं, बल्कि धीरे धीरे आपके दिमाग में घुसती है। फिल्म खत्म होने के बाद भी उसके गाली और खाली ग्वालियर, फ्लोरेस्ट लाइट्स और अजीब सी खामोशी दिमाग में घूमती रहती है। मुझे सबसे दिलचस्प बात यह लगी कि फिल्म का डर किसी भी राक्षस से कम नहीं और जगहों से ज्यादा पैदा होता है। कहानी को अगर सिर्फ प्लॉट के स्तर पर देखें तो यह एक ऐसी रहस्यमय संसार की खोज है जो वास्तविकता के ठीक नीचे छुपा हुआ महसूस होता है। लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म की असली कहानी खो जाने की है, सिर्फ जगह में नहीं बल्कि अपनी यादों में, पहचान और जीवन के अर्थ में भी। यही वजह है कि कई बार फिल्म के नैरेटिव जानबूझकर अधूरा और अस्पष्ट लगता है। कुछ दर्शकों को यह कमजोरी लग सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि बैकरूम्स का कॉन्सेप्ट काफी रहस्यमय और जीवित रहता है। डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर कैन पर्सन की उम्र को भूल के जाएं तो फिल्म देखकर कहीं लगता ही नहीं कि किसी नए दर्शक का काम है। और वहीं शूटिंग स्टाइल और कैमरा वर्क ज्यादा फिल्म को सबसे ज्यादा मजबूत विभाग है। कैमरा अक्सर किसी इंसान की नज़र की तरह नहीं बल्कि किसी भटकी हुई चेतना की तरह काम करता है। लंबे शॉट्स, खाली फ्रेम और असहज एंगल्स लगातार यह महसूस करवाते हैं कि कुछ गलत है, लेकिन क्या गलत है ये स्पष्ट नहीं हो पाता। कई दृश्यों में कैमरा वर्क आपको दिशा नहीं देता बल्कि आप खुद भ्रमित हो जाते हो, और यही फिल्म का उद्देश्य भी है। उस खास बात को देखें तो फिल्म की विशाल भूलभुलैया जैसे सेट बनाए गए थे, लेकिन इसलिए वातावरण सिर्फ सीजीआई का खेल नहीं लगता बल्कि एक वास्तविक जगह से महसूस होता है। और वहीं एक्टिंग की बात करें तो तकनीकी स्तर पर काफी नियंत्रित है, और सभी ने अपने किरदार में बहुत अच्छा काम किया है। इमोशनल स्तर पर देखें तो फिल्म का असर थोड़ा अलग तरह का है। यह आपको रुलाने का, सीधा भावुक करने की कोशिश नहीं करती बल्कि खालीपन और बेचैनी छेड़ने की कोशिश करती है। मुझे लगा कि यही वजह है कि कुछ समीक्षक इससे बहुत प्रभावित हुए हैं, जबकि कुछ को लगा कि भावनात्मक कनेक्शन पर्याप्त नहीं बन पाया। सच कहूँ तो मैं इन दोनों रायों के बीच खड़ा हूँ। फिल्म भावनाओं को खुलकर नहीं दिखाती, लेकिन अनुपस्थिति को महसूस जरूर करा देती है। जहां तक बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म रिलीज से पहले ये 24 की सबसे बड़ी ओपनिंग में शामिल होने की ट्रैकिंग कर रही थी, और कई रिपोर्ट्स के इसे 40-50 मिलियन डॉलर के ओपनिंग रेंज तक बताया हुआ है, जबकि इसका बजट लगभग 10 मिलियन डॉलर बताया गया है। मेरी नज़र में यह परफॉर्मेंस पूरी तरह से जस्टिफाइड है। बैकग्राउंड सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं बल्कि इंटरटेनमेंट कल्चर से निकला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने अपने फैन बैंस को भी उर्दू तक खींच लिया। इसमें उर्दू लैंग्वेज का भी उपयोग किया गया है। उसे देखते हुए इसका मजबूत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, प्रदर्शन, उनकी गुणवत्ता और सांस्कृतिक प्रभाव दोनों को सही तरह से दिखाता है। बैक रूम्स का ओवरऑल वाइब ऐसा है जैसे आप किसी सपने और बुरे ख्वाब के बीच फंस गए हों। ये उन फिल्मों में से है जो हर 10 मिनट में डराने की कोशिश करती हैं, बल्कि धीरे धीरे आपके दिमाग में घुसती है। फिल्म खत्म होने के बाद भी उसके गाली और खाली ग्वालियर, फ्लोरेस्ट लाइट्स और अजीब सी खामोशी दिमाग में घूमती रहती है। मुझे सबसे दिलचस्प बात यह लगी कि फिल्म का डर किसी भी राक्षस से कम नहीं
और जगहों से ज़्यादा पैदा होता है। कहानी को अगर सिर्फ प्लॉट के स्तर पर देखें तो यह एक ऐसी रहस्यमय संसार की खोज है जो वास्तविकता के ठीक नीचे छुपा हुआ महसूस होता है। लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म की असली कहानी खो जाने की है, सिर्फ जगह में नहीं बल्कि अपनी यादों में, पहचान और जीवन के अर्थ में भी। यही वजह है कि कई बार फिल्म के नैरेटिव जानबूझकर अधूरा और अस्पष्ट लगता है। कुछ दर्शकों को यह कमजोरी लग सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि बैकरूम्स का कॉन्सेप्ट काफी रहस्यमय और जीवित रहता है। डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर कैन पर्सन की उम्र को भूल के जाएं तो फिल्म देखकर कहीं लगता ही नहीं कि किसी नए दर्शक का काम है। और वहीं शूटिंग स्टाइल और कैमरा वर्क ज्यादा फिल्म को सबसे ज्यादा मजबूत विभाग है। कैमरा अक्सर किसी इंसान की नज़र की तरह नहीं बल्कि किसी भटकी हुई चेतना की तरह काम करता है। लंबे शॉट्स, खाली फ्रेम और असहज एंगल्स लगातार यह महसूस करवाते हैं कि कुछ गलत है, लेकिन क्या गलत है ये स्पष्ट नहीं हो पाता। कई दृश्यों में कैमरा वर्क आपको दिशा नहीं देता बल्कि आप खुद भ्रमित हो जाते हो, और यही फिल्म का उद्देश्य भी है। उस खास बात को देखें तो फिल्म की विशाल भूलभुलैया जैसे सेट बनाए गए थे, लेकिन इसलिए वातावरण सिर्फ सीजीआई का खेल नहीं लगता बल्कि एक वास्तविक जगह से महसूस होता है। और वहीं एक्टिंग की बात करें तो तकनीकी स्तर पर काफी नियंत्रित है और सभी ने अपने किरदार में बहुत अच्छा काम किया है। इमोशनल स्तर पर देखें तो फिल्म का असर थोड़ा अलग तरह का है। यह आपको रुलाने का, सीधा भावुक करने की कोशिश नहीं करती बल्कि खालीपन और बेचैनी छेड़ने की कोशिश करती है। मुझे लगा कि यही वजह है कि कुछ समीक्षक इससे बहुत प्रभावित हुए हैं, जबकि कुछ को लगा कि भावनात्मक कनेक्शन पर्याप्त नहीं बन पाया। सच कहूं तो मैं इन दोनों रायों के बीच खड़ा हूं। फिल्म भावनाओं को खुलकर नहीं दिखाती, लेकिन अनुपस्थिति को महसूस जरूर करा देती है। जहां तक बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म रिलीज से पहले ये 24 की सबसे बड़ी ओपनिंग में शामिल होने की ट्रैकिंग कर रही थी, और कई रिपोर्ट्स के इसे 40-50 मिलियन डॉलर के ओपनिंग रेंज तक बताया हुआ है, जबकि इसका बजट लगभग 10 मिलियन डॉलर बताया गया है। मेरी नज़र में यह परफॉर्मेंस पूरी तरह से जस्टिफाइड है। बैकग्राउंड सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं बल्कि इंटरटेनमेंट कल्चर से निकला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने अपने फैन बेस को भी उर्दू तक खींच लिया। इसमें उर्दू लैंग्वेज का भी उपयोग किया गया है। उसे देखते हुए इसका मजबूत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, प्रदर्शन, उनकी गुणवत्ता और सांस्कृतिक प्रभाव दोनों को सही तरह से दिखाता है। बैकरूम्स का ओवरऑल वाइब ऐसा है जैसे आप किसी सपने और बुरे ख्वाब के बीच फंस गए हों। ये उन फिल्मों में से है जो हर 10 मिनट में डराने की कोशिश करती हैं बल्कि धीरे धीरे आपके दिमाग में घुसती है। फिल्म खत्म होने के बाद भी उसके गाली और खाली ग्वालियर, फ्लोरेस्ट लाइट्स और अजीब सी खामोशी दिमाग में घूमती रहती है। मुझे सबसे दिलचस्प बात ये लगी कि फिल्म का डर किसी भी राक्षस से कम नहीं और जगहों से ज्यादा पैदा होता है। कहानी को अगर सिर्फ प्लॉट के स्तर पर देखें तो यह एक ऐसी रहस्यमय संसार की खोज है जो वास्तविकता के ठीक नीचे छुपा हुआ महसूस होता है। लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म की असली कहानी खो जाने की है, सिर्फ जगह में नहीं बल्कि अपनी यादों में, पहचान और जीवन के अर्थ में भी। यही वजह है कि कई बार फिल्म के नैरेटिव जानबूझकर अधूरा और अस्पष्ट लगता है। कुछ दर्शकों को यह कमजोरी लग सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि बैकरूम्स का कॉन्सेप्ट काफी रहस्यमय और जीवित रहता है। डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर कैन पर्सन की उम्र को भूल के जाएं तो फिल्म देखकर कहीं लगता ही नहीं कि किसी नए दर्शक का काम है। और वहीं शूटिंग स्टाइल और कैमरा वर्क ज्यादा फिल्म को सबसे ज्यादा मजबूत विभाग है। कैमरा अक्सर किसी इंसान की नज़र की तरह नहीं बल्कि किसी भटकी हुई चेतना की तरह काम करता है। लंबे शॉट्स, खाली फ्रेम और असहज एंगल्स लगातार यह महसूस करवाते हैं कि कुछ गलत है, लेकिन क्या गलत है ये स्पष्ट नहीं हो पाता। कई दृश्यों में कैमरा वर्क आपको दिशा नहीं देता बल्कि आप खुद भ्रमित हो जाते हो, और यही फिल्म का उद्देश्य भी है।
उस खास बात को देखें तो फिल्म की विशाल भूलभुलैया जैसे सेट बनाए गए थे, लेकिन इसलिए वातावरण सिर्फ सीजीआई का खेल नहीं लगता बल्कि एक वास्तविक जगह से महसूस होता है। और वहीं एक्टिंग की बात करें तो तकनीकी स्तर पर काफी नियंत्रित है और सभी ने अपने किरदार में बहुत अच्छा काम किया है। इमोशनल स्तर पर देखें तो फिल्म का असर थोड़ा अलग तरह का है। यह आपको रुलाने का सीधा भावुक करने की कोशिश नहीं करती बल्कि खालीपन और बेचैनी छेड़ने की कोशिश करती है। मुझे लगा कि यही वजह है कि कुछ समीक्षक इससे बहुत प्रभावित हुए हैं, जबकि कुछ को लगा कि भावनात्मक कनेक्शन पर्याप्त नहीं बन पाया। सच कहूं तो मैं इन दोनों रायों के बीच खड़ा हूं। फिल्म भावनाओं को खुलकर नहीं दिखाती, लेकिन अनुपस्थिति को महसूस जरूर करा देती है। जहां तक बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म रिलीज से पहले ये 24 की सबसे बड़ी ओपनिंग में शामिल होने की ट्रैकिंग कर रही थी और कई रिपोर्ट्स के इसे 40-50 मिलियन डॉलर के ओपनिंग रेंज तक बताया हुआ है, जबकि इसका बजट लगभग 10 मिलियन डॉलर बताया गया है। मेरी नज़र में यह परफॉर्मेंस पूरी तरह से जस्टिफाइड है। बैकग्राउंड सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं बल्कि इंटरटेनमेंट कल्चर से निकला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने अपने फैन बैंस को भी उर्दू तक खींच लिया। इसमें उर्दू लैंग्वेज का भी उपयोग किया गया है। उसे देखते हुए इसका मजबूत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रदर्शन उनकी गुणवत्ता और सांस्कृतिक प्रभाव दोनों को सही तरह से दिखाता है। बैकरूम्स का ओवरऑल वाइब ऐसा है जैसे आप किसी सपने और बुरे ख्वाब के बीच फंस गए हो। ये उन फिल्मों में से है जो हर 10 मिनट में डराने की कोशिश करती हैं बल्कि धीरे धीरे आपके दिमाग में घुसती है। फिल्म खत्म होने के बाद भी उसके गाली और खाली ग्वालियर, फ्लोरेस्ट लाइट्स और अजीब सी खामोशी दिमाग में घूमती रहती है। मुझे सबसे दिलचस्प बात ये लगी कि फिल्म का डर किसी भी राक्षस से कम नहीं और जगहों से ज्यादा पैदा होता है। कहानी को अगर सिर्फ प्लॉट के स्तर पर देखें तो यह एक ऐसी रहस्यमय संसार की खोज है जो वास्तविकता के ठीक नीचे छुपा हुआ महसूस होता है। लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म की असली कहानी खो जाने की है, सिर्फ जगह में नहीं बल्कि अपनी यादों में, पहचान और जीवन के अर्थ में भी। यही वजह है कि कई बार फिल्म के नैरेटिव जानबूझकर अधूरा और अस्पष्ट लगता है। कुछ दर्शकों को यह कमजोरी लग सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि बैकरूम्स का कॉन्सेप्ट काफी रहस्यमय और जीवित रहता है। डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर कैन पर्सन की उम्र को भूल के जाएं तो फिल्म देखकर कहीं लगता ही नहीं कि किसी नए दर्शक का काम है। और वहीं शूटिंग स्टाइल और कैमरा वर्क ज्यादा फिल्म को सबसे ज्यादा मजबूत विभाग है। कैमरा अक्सर किसी इंसान की नज़र की तरह नहीं बल्कि किसी भटकी हुई चेतना की तरह काम करता है। लंबे शॉट्स, खाली फ्रेम और असहज एंगल्स लगातार यह महसूस करवाते हैं कि कुछ गलत है, लेकिन क्या गलत है ये स्पष्ट नहीं हो पाता। कई दृश्यों में कैमरा वर्क आपको दिशा नहीं देता बल्कि आप खुद भ्रमित हो जाते हो, और यही फिल्म का उद्देश्य भी है। उस खास बात को देखें तो फिल्म की विशाल भूलभुलैया जैसे सेट बनाए गए थे, लेकिन इसलिए वातावरण सिर्फ सीजीआई का खेल नहीं लगता बल्कि एक वास्तविक जगह से महसूस होता है। और वहीं एक्टिंग की बात करें तो तकनीकी स्तर पर काफी नियंत्रित है और सभी ने अपने किरदार में बहुत अच्छा काम किया है। इमोशनल स्तर पर देखें तो फिल्म का असर थोड़ा अलग तरह का है। यह आपको रुलाने का सीधा भावुक करने की कोशिश नहीं करती बल्कि खालीपन और बेचैनी छेड़ने की कोशिश करती है। मुझे लगा कि यही वजह है कि कुछ समीक्षक इससे बहुत प्रभावित हुए हैं, जबकि कुछ को लगा कि भावनात्मक कनेक्शन पर्याप्त नहीं बन पाया। सच कहूं तो मैं इन दोनों रायों के बीच खड़ा हूं। फिल्म भावनाओं को खुलकर नहीं दिखाती, लेकिन अनुपस्थिति को महसूस जरूर करा देती है। जहां तक बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म रिलीज से पहले ये 24 की सबसे बड़ी ओपनिंग में शामिल होने की ट्रैकिंग कर रही थी और कई रिपोर्ट्स के इसे 40-50 मिलियन डॉलर के ओपनिंग रेंज तक बताया हुआ है, जबकि इसका बजट लगभग 10 मिलियन डॉलर बताया गया है। मेरी नज़र में यह परफॉर्मेंस पूरी तरह से जस्टिफाइड है। बैकग्राउंड सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं बल्कि इंटरटेनमेंट कल्चर से निकला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने अपने फैन बैंस को भी उर्दू तक खींच लिया।
इसमें उर्दू लैंग्वेज का भी उपयोग किया गया है। उसे देखते हुए इसका मजबूत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रदर्शन उनकी गुणवत्ता और सांस्कृतिक प्रभाव दोनों को सही तरह से दिखाता है। बैक रूम्स का ओवरऑल वाइब ऐसा है जैसे आप किसी सपने और बुरे ख्वाब के बीच फंस गए हों। ये उन फिल्मों में से है जो हर 10 मिनट में डराने की कोशिश करती हैं बल्कि धीरे धीरे आपके दिमाग में घुसती है। फिल्म खत्म होने के बाद भी उसके गाली और खाली ग्वालियर, फ्लोरेस्ट लाइट्स और अजीब सी खामोशी दिमाग में घूमती रहती है। मुझे सबसे दिलचस्प बात ये लगी कि फिल्म का डर किसी भी राक्षस से कम नहीं और जगहों से ज्यादा पैदा होता है। कहानी को अगर सिर्फ प्लॉट के स्तर पर देखें तो यह एक ऐसी रहस्यमय संसार की खोज है जो वास्तविकता के ठीक नीचे छुपा हुआ महसूस होता है। लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म की असली कहानी खो जाने की है, सिर्फ जगह में नहीं बल्कि अपनी यादों में, पहचान और जीवन के अर्थ में भी। यही वजह है कि कई बार फिल्म के नैरेटिव जानबूझकर अधूरा और अस्पष्ट लगता है। कुछ दर्शकों को यह कमजोरी लग सकती है लेकिन मेरे हिसाब से यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि बैकरूम्स का कॉन्सेप्ट काफी रहस्यमय और जीवित रहता है। डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर कैन पर्सन की उम्र को भूल के जाएं तो फिल्म देखकर कहीं लगता ही नहीं कि किसी नए दर्शक का काम है। और वहीं शूटिंग स्टाइल और कैमरा वर्क ज्यादा फिल्म को सबसे ज्यादा मजबूत विभाग है। कैमरा अक्सर किसी इंसान की नज़र की तरह नहीं बल्कि किसी भटकी हुई चेतना की तरह काम करता है। लंबे शॉट्स, खाली फ्रेम और असहज एंगल्स लगातार यह महसूस करवाते हैं कि कुछ गलत है, लेकिन क्या गलत है ये स्पष्ट नहीं हो पाता। कई दृश्यों में कैमरा वर्क आपको दिशा नहीं देता बल्कि आप खुद भ्रमित हो जाते हो, और यही फिल्म का उद्देश्य भी है। उस खास बात को देखें तो फिल्म की विशाल भूलभुलैया जैसे सेट बनाए गए थे, लेकिन इसलिए वातावरण सिर्फ सीजीआई का खेल नहीं लगता बल्कि एक वास्तविक जगह से महसूस होता है। और वहीं एक्टिंग की बात करें तो तकनीकी स्तर पर काफी नियंत्रित है और सभी ने अपने किरदार में बहुत अच्छा काम किया है। इमोशनल स्तर पर देखें तो फिल्म का असर थोड़ा अलग तरह का है। यह आपको रुलाने का, सीधा भावुक करने की कोशिश नहीं करती बल्कि खालीपन और बेचैनी छेड़ने की कोशिश करती है। मुझे लगा कि यही वजह है कि कुछ समीक्षक इससे बहुत प्रभावित हुए हैं जबकि कुछ को लगा कि भावनात्मक कनेक्शन पर्याप्त नहीं बन पाया। सच कहूं तो मैं इन दोनों रायों के बीच खड़ा हूं। फिल्म भावनाओं को खुलकर नहीं दिखाती लेकिन अनुपस्थिति को महसूस जरूर करा देती है। जहां तक बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म रिलीज से पहले ये 24 की सबसे बड़ी ओपनिंग में शामिल होने की ट्रैकिंग कर रही थी और कई रिपोर्ट्स के इसे 40-50 मिलियन डॉलर के ओपनिंग रेंज तक बताया हुआ है, जबकि इसका बजट लगभग 10 मिलियन डॉलर बताया गया है। मेरी नज़र में यह परफॉर्मेंस पूरी तरह से जस्टिफाइड है। बैकग्राउंड सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं बल्कि इंटरटेनमेंट कल्चर से निकला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने अपने फैन बैंस को भी उर्दू तक खींच लिया। इसमें उर्दू लैंग्वेज का भी उपयोग किया गया है। उसे देखते हुए इसका मजबूत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रदर्शन उनकी गुणवत्ता और सांस्कृतिक प्रभाव दोनों को सही तरह से दिखाता है। बैक रूम्स का ओवरऑल वाइब ऐसा है जैसे आप किसी सपने और बुरे ख्वाब के बीच फंस गए हों। ये उन फिल्मों में से है जो हर 10 मिनट में डराने की कोशिश करती हैं बल्कि धीरे धीरे आपके दिमाग में घुसती है। फिल्म खत्म होने के बाद भी उसके गाली और खाली ग्वालियर, फ्लोरेस्ट लाइट्स और अजीब सी खामोशी दिमाग में घूमती रहती है। मुझे सबसे दिलचस्प बात ये लगी कि फिल्म का डर किसी भी राक्षस से कम नहीं और जगहों से ज्यादा पैदा होता है। कहानी को अगर सिर्फ प्लॉट के स्तर पर देखें तो यह एक ऐसी रहस्यमय संसार की खोज है जो वास्तविकता के ठीक नीचे छुपा हुआ महसूस होता है। लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म की असली कहानी खो जाने की है, सिर्फ जगह में नहीं बल्कि अपनी यादों में, पहचान और जीवन के अर्थ में भी। यही वजह है कि कई बार फिल्म के नैरेटिव जानबूझकर अधूरा और अस्पष्ट लगता है। कुछ दर्शकों को यह कमजोरी लग सकती है लेकिन मेरे हिसाब से यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि बैकरूम्स का कॉन्सेप्ट काफी रहस्यमय और जीवित रहता है।
डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर कैन पर्सन की उम्र को भूल के जाएं तो फिल्म देखकर कहीं लगता ही नहीं कि किसी नए दर्शक का काम है। और वहीं शूटिंग स्टाइल और कैमरा वर्क ज़्यादा फिल्म को सबसे ज़्यादा मजबूत विभाग है। कैमरा अक्सर किसी इंसान की नज़र की तरह नहीं बल्कि किसी भटकी हुई चेतना की तरह काम करता है। लंबे शॉट्स, खाली फ्रेम और असहज एंगल्स लगातार यह महसूस करवाते हैं कि कुछ गलत है, लेकिन क्या गलत है ये स्पष्ट नहीं हो पाता। कई दृश्यों में कैमरा वर्क आपको दिशा नहीं देता बल्कि आप खुद भ्रमित हो जाते हो, और यही फिल्म का उद्देश्य भी है। उस खास बात को देखें तो फिल्म की विशाल भूलभुलैया जैसे सेट बनाए गए थे, लेकिन इसलिए वातावरण सिर्फ सीजीआई का खेल नहीं लगता बल्कि एक वास्तविक जगह से महसूस होता है। और वहीं एक्टिंग की बात करें तो तकनीकी स्तर पर काफी नियंत्रित है, और सभी ने अपने किरदार में बहुत अच्छा काम किया है। इमोशनल स्तर पर देखें तो फिल्म का असर थोड़ा अलग तरह का है। यह आपको रुलाने का सीधा भावुक करने की कोशिश नहीं करती बल्कि खालीपन और बेचैनी छेड़ने की कोशिश करती है। मुझे लगा कि यही वजह है कि कुछ समीक्षक इससे बहुत प्रभावित हुए हैं, जबकि कुछ को लगा कि भावनात्मक कनेक्शन पर्याप्त नहीं बन पाया। सच कहूं तो मैं इन दोनों रायों के बीच खड़ा हूं। फिल्म भावनाओं को खुलकर नहीं दिखाती, लेकिन अनुपस्थिति को महसूस जरूर करा देती है। जहां तक बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म रिलीज से पहले ये 24 की सबसे बड़ी ओपनिंग में शामिल होने की ट्रैकिंग कर रही थी, और कई रिपोर्ट्स के इसे 40-50 मिलियन डॉलर के ओपनिंग रेंज तक बताया हुआ है, जबकि इसका बजट लगभग 10 मिलियन डॉलर बताया गया है। मेरी नज़र में यह परफॉर्मेंस पूरी तरह से जस्टिफाइड है। बैकग्राउंड सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं बल्कि इंटरटेनमेंट कल्चर से निकला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने अपने फैन बैंस को भी उर्दू तक खींच लिया। इसमें उर्दू लैंग्वेज का भी उपयोग किया गया है। उसे देखते हुए इसका मजबूत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रदर्शन उनकी गुणवत्ता और सांस्कृतिक प्रभाव दोनों को सही तरह से दिखाता है। बैकरूम्स का ओवरऑल वाइब ऐसा है जैसे आप किसी सपने और बुरे ख्वाब के बीच फंस गए हो। ये उन फिल्मों में से है जो हर 10 मिनट में डराने की कोशिश करती हैं बल्कि धीरे धीरे आपके दिमाग में घुसती है। फिल्म खत्म होने के बाद भी उसके गाली और खाली ग्वालियर, फ्लोरेस्ट लाइट्स और अजीब सी खामोशी दिमाग में घूमती रहती है। मुझे सबसे दिलचस्प बात यह लगी कि फिल्म का डर किसी भी राक्षस से कम नहीं और जगहों से ज़्यादा पैदा होता है। कहानी को अगर सिर्फ प्लॉट के स्तर पर देखें तो यह एक ऐसी रहस्यमय संसार की खोज है जो वास्तविकता के ठीक नीचे छुपा हुआ महसूस होता है। लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म की असली कहानी खो जाने की है, सिर्फ जगह में नहीं बल्कि अपनी यादों में, पहचान और जीवन के अर्थ में भी। यही वजह है कि कई बार फिल्म के नैरेटिव जानबूझकर अधूरा और अस्पष्ट लगता है। कुछ दर्शकों को यह कमजोरी लग सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि बैकरूम्स का कॉन्सेप्ट काफी रहस्यमय और जीवित रहता है। डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर कैन पर्सन की उम्र को भूल के जाएं तो फिल्म देखकर कहीं लगता ही नहीं कि किसी नए दर्शक का काम है। और वहीं शूटिंग स्टाइल और कैमरा वर्क ज़्यादा फिल्म को सबसे ज़्यादा मजबूत विभाग है। कैमरा अक्सर किसी इंसान की नज़र की तरह नहीं बल्कि किसी भटकी हुई चेतना की तरह काम करता है। लंबे शॉट्स, खाली फ्रेम और असहज एंगल्स लगातार यह महसूस करवाते हैं कि कुछ गलत है, लेकिन क्या गलत है ये स्पष्ट नहीं हो पाता। कई दृश्यों में कैमरा वर्क आपको दिशा नहीं देता बल्कि आप खुद भ्रमित हो जाते हो, और यही फिल्म का उद्देश्य भी है। उस खास बात को देखें तो फिल्म की विशाल भूलभुलैया जैसे सेट बनाए गए थे, लेकिन इसलिए वातावरण सिर्फ सीजीआई का खेल नहीं लगता बल्कि एक वास्तविक जगह से महसूस होता है। और वहीं एक्टिंग की बात करें तो तकनीकी स्तर पर काफी नियंत्रित है, और सभी ने अपने किरदार में बहुत अच्छा काम किया है। इमोशनल स्तर पर देखें तो फिल्म का असर थोड़ा अलग तरह का है। यह आपको रुलाने का सीधा भावुक करने की कोशिश नहीं करती बल्कि खालीपन और बेचैनी छेड़ने की कोशिश करती है। मुझे लगा कि यही वजह है कि कुछ समीक्षक इससे बहुत प्रभावित हुए हैं, जबकि कुछ को लगा कि
भावनात्मक कनेक्शन पर्याप्त नहीं बन पाया। सच कहूँ तो मैं इन दोनों रायों के बीच खड़ा हूँ। फिल्म भावनाओं को खुलकर नहीं दिखाती, लेकिन अनुपस्थिति को महसूस जरूर करा देती है। जहां तक बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म रिलीज से पहले ये 24 की सबसे बड़ी ओपनिंग में शामिल होने की ट्रैकिंग कर रही थी, और कई रिपोर्ट्स के इसे 40-50 मिलियन डॉलर के ओपनिंग रेंज तक बताया हुआ है, जबकि इसका बजट लगभग 10 मिलियन डॉलर बताया गया है। मेरी नज़र में यह परफॉर्मेंस पूरी तरह से जस्टिफाइड है। बैकग्राउंड सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि इंटरटेनमेंट कल्चर से निकला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने अपने फैन बेस को भी उर्दू तक खींच लिया। इसमें उर्दू लैंग्वेज का भी उपयोग किया गया है। उसे देखते हुए इसका मजबूत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रदर्शन उनकी गुणवत्ता और सांस्कृतिक प्रभाव दोनों को सही तरह से दिखाता है। बैक रूम्स का ओवरऑल वाइब ऐसा है जैसे आप किसी सपने और बुरे ख्वाब के बीच फंस गए हों। ये उन फिल्मों में से है जो हर 10 मिनट में डराने की कोशिश करती हैं, बल्कि धीरे धीरे आपके दिमाग में घुसती है। फिल्म खत्म होने के बाद भी उसके गाली और खाली ग्वालियर, फ्लोरेस्ट लाइट्स और अजीब सी खामोशी दिमाग में घूमती रहती है। मुझे सबसे दिलचस्प बात ये लगी कि फिल्म का डर किसी भी राक्षस से कम नहीं और जगहों से ज़्यादा पैदा होता है। कहानी को अगर सिर्फ प्लॉट के स्तर पर देखें तो यह एक ऐसी रहस्यमय संसार की खोज है जो वास्तविकता के ठीक नीचे छुपा हुआ महसूस होता है। लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म की असली कहानी खो जाने की है, सिर्फ जगह में नहीं बल्कि अपनी यादों में, पहचान और जीवन के अर्थ में भी। यही वजह है कि कई बार फिल्म के नैरेटिव जानबूझकर अधूरा और अस्पष्ट लगता है। कुछ दर्शकों को यह कमजोरी लग सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि बैकरूम्स का कॉन्सेप्ट काफी रहस्यमय और जीवित रहता है। डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर कैन पर्सन की उम्र को भूल के जाएं तो फिल्म देखकर कहीं लगता ही नहीं कि किसी नए दर्शक का काम है। और वहीं शूटिंग स्टाइल और कैमरा वर्क ज़्यादा फिल्म को सबसे ज़्यादा मजबूत विभाग है। कैमरा अक्सर किसी इंसान की नज़र की तरह नहीं बल्कि किसी भटकी हुई चेतना की तरह काम करता है। लंबे शॉट्स, खाली फ्रेम और असहज एंगल्स लगातार यह महसूस करवाते हैं कि कुछ गलत है, लेकिन क्या गलत है ये स्पष्ट नहीं हो पाता। कई दृश्यों में कैमरा वर्क आपको दिशा नहीं देता बल्कि आप खुद भ्रमित हो जाते हो, और यही फिल्म का उद्देश्य भी है। उस खास बात को देखें तो फिल्म की विशाल भूलभुलैया जैसे सेट बनाए गए थे, लेकिन इसलिए वातावरण सिर्फ सीजीआई का खेल नहीं लगता बल्कि एक वास्तविक जगह से महसूस होता है। और वहीं एक्टिंग की बात करें तो तकनीकी स्तर पर काफी नियंत्रित है, और सभी ने अपने किरदार में बहुत अच्छा काम किया है। इमोशनल स्तर पर देखें तो फिल्म का असर थोड़ा अलग तरह का है। यह आपको रुलाने का, सीधा भावुक करने की कोशिश नहीं करती बल्कि खालीपन और बेचैनी छेड़ने की कोशिश करती है। मुझे लगा कि यही वजह है कि कुछ समीक्षक इससे बहुत प्रभावित हुए हैं, जबकि कुछ को लगा कि भावनात्मक कनेक्शन पर्याप्त नहीं बन पाया। सच कहूँ तो मैं इन दोनों रायों के बीच खड़ा हूँ। फिल्म भावनाओं को खुलकर नहीं दिखाती, लेकिन अनुपस्थिति को महसूस जरूर करा देती है। जहां तक बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म रिलीज से पहले ये 24 की सबसे बड़ी ओपनिंग में शामिल होने की ट्रैकिंग कर रही थी, और कई रिपोर्ट्स के इसे 40-50 मिलियन डॉलर के ओपनिंग रेंज तक बताया हुआ है, जबकि इसका बजट लगभग 10 मिलियन डॉलर बताया गया है। मेरी नज़र में यह परफॉर्मेंस पूरी तरह से जस्टिफाइड है। बैकग्राउंड सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं बल्कि इंटरटेनमेंट कल्चर से निकला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने अपने फैन बेस को भी उर्दू तक खींच लिया। इसमें उर्दू लैंग्वेज का भी उपयोग किया गया है। उसे देखते हुए इसका मजबूत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रदर्शन उनकी गुणवत्ता और सांस्कृतिक प्रभाव दोनों को सही तरह से दिखाता है। बैक रूम्स का ओवरऑल वाइब ऐसा है जैसे आप किसी सपने और बुरे ख्वाब के बीच फंस गए हों। ये उन फिल्मों में से है जो हर 10 मिनट में डराने की कोशिश करती हैं, बल्कि धीरे धीरे आपके दिमाग में घुसती है। फिल्म खत्म होने के बाद भी उसके गाली और खाली ग्वालियर, फ्लोरेस्ट लाइट्स और अजीब सी खामोशी दिमाग में घूमती रहती है। मुझे सबसे दिलचस्प बात ये लगी कि फिल्म का डर किसी भी राक्षस से कम नहीं
और जगहों से ज़्यादा पैदा होता है। कहानी को अगर सिर्फ प्लॉट के स्तर पर देखें तो यह एक ऐसी रहस्यमय संसार की खोज है जो वास्तविकता के ठीक नीचे छुपा हुआ महसूस होता है। लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म की असली कहानी खो जाने की है, सिर्फ जगह में नहीं बल्कि अपनी यादों में, पहचान और जीवन के अर्थ में भी। यही वजह है कि कई बार फिल्म के नैरेटिव जानबूझकर अधूरा और अस्पष्ट लगता है। कुछ दर्शकों को यह कमजोरी लग सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि बैकरूम्स का कॉन्सेप्ट काफी रहस्यमय और जीवित रहता है। डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर कैन पर्सन की उम्र को भूल के जाएं तो फिल्म देखकर कहीं लगता ही नहीं कि किसी नए दर्शक का काम है। और वहीं शूटिंग स्टाइल और कैमरा वर्क ज्यादा फिल्म को सबसे ज्यादा मजबूत विभाग है। कैमरा अक्सर किसी इंसान की नज़र की तरह नहीं बल्कि किसी भटकी हुई चेतना की तरह काम करता है। लंबे शॉट्स, खाली फ्रेम और असहज एंगल्स लगातार यह महसूस करवाते हैं कि कुछ गलत है, लेकिन क्या गलत है ये स्पष्ट नहीं हो पाता। कई दृश्यों में कैमरा वर्क आपको दिशा नहीं देता बल्कि आप खुद भ्रमित हो जाते हो, और यही फिल्म का उद्देश्य भी है। उस खास बात को देखें तो फिल्म की विशाल भूलभुलैया जैसे सेट बनाए गए थे, लेकिन इसलिए वातावरण सिर्फ सीजीआई का खेल नहीं लगता बल्कि एक वास्तविक जगह से महसूस होता है। और वहीं एक्टिंग की बात करें तो तकनीकी स्तर पर काफी नियंत्रित है, और सभी ने अपने किरदार में बहुत अच्छा काम किया है। इमोशनल स्तर पर देखें तो फिल्म का असर थोड़ा अलग तरह का है। यह आपको रुलाने का, सीधा भावुक करने की कोशिश नहीं करती बल्कि खालीपन और बेचैनी छेड़ने की कोशिश करती है। मुझे लगा कि यही वजह है कि कुछ समीक्षक इससे बहुत प्रभावित हुए हैं, जबकि कुछ को लगा कि भावनात्मक कनेक्शन पर्याप्त नहीं बन पाया। सच कहूं तो मैं इन दोनों रायों के बीच खड़ा हूं। फिल्म भावनाओं को खुलकर नहीं दिखाती, लेकिन अनुपस्थिति को महसूस जरूर करा देती है। जहां तक बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म रिलीज से पहले ये 24 की सबसे बड़ी ओपनिंग में शामिल होने की ट्रैकिंग कर रही थी, और कई रिपोर्ट्स के इसे 40-50 मिलियन डॉलर के ओपनिंग रेंज तक बताया हुआ है, जबकि इसका बजट लगभग 10 मिलियन डॉलर बताया गया है। मेरी नज़र में यह परफॉर्मेंस पूरी तरह से जस्टिफाइड है। बैकरूम सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं बल्कि इंटरटेनमेंट कल्चर से निकला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने अपने फैन बेस को भी उर्दू तक खींच लिया। इसमें उर्दू लैंग्वेज का भी उपयोग किया गया है। उसे देखते हुए इसका मजबूत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, प्रदर्शन, उनकी गुणवत्ता और सांस्कृतिक प्रभाव दोनों को सही तरह से दिखाता है। बैक रूम्स का ओवरऑल वाइब ऐसा है जैसे आप किसी सपने और बुरे ख्वाब के बीच फंस गए हो। ये उन फिल्मों में से है जो हर 10 मिनट में डराने की कोशिश करती हैं बल्कि धीरे धीरे आपके दिमाग में घुसती है। फिल्म खत्म होने के बाद भी उसके गाली और खाली ग्वालियर, फ्लोरेस्ट लाइट्स और अजीब सी खामोशी दिमाग में घूमती रहती है। मुझे सबसे दिलचस्प बात ये लगी कि फिल्म का डर किसी भी राक्षस से कम नहीं और जगहों से ज्यादा पैदा होता है। कहानी को अगर सिर्फ प्लॉट के स्तर पर देखें तो यह एक ऐसी रहस्यमय संसार की खोज है जो वास्तविकता के ठीक नीचे छुपा हुआ महसूस होता है। लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म की असली कहानी खो जाने की है, सिर्फ जगह में नहीं बल्कि अपनी यादों में, पहचान और जीवन के अर्थ में भी। यही वजह है कि कई बार फिल्म के नैरेटिव जानबूझकर अधूरा और अस्पष्ट लगता है। कुछ दर्शकों को यह कमजोरी लग सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि बैकरूम्स का कॉन्सेप्ट काफी रहस्यमय और जीवित रहता है। डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर कैन पर्सन की उम्र को भूल के जाएं तो फिल्म देखकर कहीं लगता ही नहीं कि किसी नए दर्शक का काम है। और वहीं शूटिंग स्टाइल और कैमरा वर्क ज्यादा फिल्म को सबसे ज्यादा मजबूत विभाग है। कैमरा अक्सर किसी इंसान की नज़र की तरह नहीं बल्कि किसी भटकी हुई चेतना की तरह काम करता है। लंबे शॉट्स, खाली फ्रेम और असहज एंगल्स लगातार यह महसूस करवाते हैं कि कुछ गलत है, लेकिन क्या गलत है ये स्पष्ट नहीं हो पाता। कई दृश्यों में कैमरा वर्क आपको दिशा नहीं देता बल्कि आप खुद भ्रमित हो जाते हो, और यही फिल्म का उद्देश्य भी है।
उस खास बात को देखें तो फिल्म की विशाल भूल-भुलैया जैसे सेट बनाए गए थे, लेकिन इसलिए वातावरण सिर्फ सीजीआई का खेल नहीं लगता बल्कि एक वास्तविक जगह से महसूस होता है। और वहीं एक्टिंग की बात करें तो तकनीकी स्तर पर काफ़ी नियंत्रित है और सभी ने अपने किरदार में बहुत अच्छा काम किया है। इमोशनल स्तर पर देखें तो फिल्म का असर थोड़ा अलग तरह का है। यह आपको रुलाने का सीधा भावुक करने की कोशिश नहीं करती बल्कि खालीपन और बेचैनी छेड़ने की कोशिश करती है। मुझे लगा कि यही वजह है कि कुछ समीक्षक इससे बहुत प्रभावित हुए हैं, जबकि कुछ को लगा कि भावनात्मक कनेक्शन पर्याप्त नहीं बन पाया। सच कहूँ तो मैं इन दोनों रायों के बीच खड़ा हूँ। फिल्म भावनाओं को खुलकर नहीं दिखाती, लेकिन अनुपस्थिति को महसूस ज़रूर करा देती है। जहाँ तक बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म रिलीज से पहले ये 24 की सबसे बड़ी ओपनिंग में शामिल होने की ट्रैकिंग कर रही थी और कई रिपोर्ट्स के इसे 40-50 मिलियन डॉलर के ओपनिंग रेंज तक बताया हुआ है, जबकि इसका बजट लगभग 10 मिलियन डॉलर बताया गया है। मेरी नज़र में यह परफॉर्मेंस पूरी तरह से जस्टिफाइड है। बैकग्राउंड सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं बल्कि इंटरटेनमेंट कल्चर से निकला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने अपने फैन बैंस को भी उर्दू तक खींच लिया। इसमें उर्दू लैंग्वेज का भी उपयोग किया गया है। उसे देखते हुए इसका मजबूत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रदर्शन उनकी गुणवत्ता और सांस्कृतिक प्रभाव दोनों को सही तरह से दिखाता है। बैक रूम्स का ओवरऑल वाइब ऐसा है जैसे आप किसी सपने और बुरे ख्वाब के बीच फंस गए हों। ये उन फिल्मों में से है जो हर 10 मिनट में डराने की कोशिश करती हैं बल्कि धीरे धीरे आपके दिमाग में घुसती है। फिल्म खत्म होने के बाद भी उसके गाली और खाली ग्वालियर फ्लोरेस्ट लाइट्स और अजीब सी खामोशी दिमाग में घूमती रहती है। मुझे सबसे दिलचस्प बात ये लगी कि फिल्म का डर किसी भी राक्षस से कम नहीं और जगहों से ज़्यादा पैदा होता है। कहानी को अगर सिर्फ प्लॉट के स्तर पर देखें तो यह एक ऐसी रहस्यमय संसार की खोज है जो वास्तविकता के ठीक नीचे छुपा हुआ महसूस होता है। लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म की असली कहानी खो जाने की है, सिर्फ जगह में नहीं बल्कि अपनी यादों में, पहचान और जीवन के अर्थ में भी। यही वजह है कि कई बार फिल्म के नैरेटिव जानबूझकर अधूरा और अस्पष्ट लगता है। कुछ दर्शकों को यह कमजोरी लग सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि बैकरूम्स का कॉन्सेप्ट काफी रहस्यमय और जीवित रहता है। डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर कैन पर्सन की उम्र को भूल के जाएं तो फिल्म देखकर कहीं लगता ही नहीं कि किसी नए दर्शक का काम है। और वहीं शूटिंग स्टाइल और कैमरा वर्क ज़्यादा फिल्म को सबसे ज़्यादा मजबूत विभाग है। कैमरा अक्सर किसी इंसान की नज़र की तरह नहीं बल्कि किसी भटकी हुई चेतना की तरह काम करता है। लंबे शॉट्स, खाली फ्रेम और असहज एंगल्स लगातार यह महसूस करवाते हैं कि कुछ गलत है, लेकिन क्या गलत है ये स्पष्ट नहीं हो पाता। कई दृश्यों में कैमरा वर्क आपको दिशा नहीं देता बल्कि आप खुद भ्रमित हो जाते हो, और यही फिल्म का उद्देश्य भी है। उस खास बात को देखें तो फिल्म की विशाल भूल-भुलैया जैसे सेट बनाए गए थे, लेकिन इसलिए वातावरण सिर्फ सीजीआई का खेल नहीं लगता बल्कि एक वास्तविक जगह से महसूस होता है। और वहीं एक्टिंग की बात करें तो तकनीकी स्तर पर काफ़ी नियंत्रित है और सभी ने अपने किरदार में बहुत अच्छा काम किया है। इमोशनल स्तर पर देखें तो फिल्म का असर थोड़ा अलग तरह का है। यह आपको रुलाने का सीधा भावुक करने की कोशिश नहीं करती बल्कि खालीपन और बेचैनी छेड़ने की कोशिश करती है। मुझे लगा कि यही वजह है कि कुछ समीक्षक इससे बहुत प्रभावित हुए हैं, जबकि कुछ को लगा कि भावनात्मक कनेक्शन पर्याप्त नहीं बन पाया। सच कहूँ तो मैं इन दोनों रायों के बीच खड़ा हूँ। फिल्म भावनाओं को खुलकर नहीं दिखाती, लेकिन अनुपस्थिति को महसूस जरूर करा देती है। जहाँ तक बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म रिलीज से पहले ये 24 की सबसे बड़ी ओपनिंग में शामिल होने की ट्रैकिंग कर रही थी और कई रिपोर्ट्स के इसे 40-50 मिलियन डॉलर के ओपनिंग रेंज तक बताया हुआ है, जबकि इसका बजट लगभग 10 मिलियन डॉलर बताया गया है। मेरी नज़र में यह परफॉर्मेंस पूरी तरह से जस्टिफाइड है। बैकग्राउंड सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं बल्कि इंटरटेनमेंट कल्चर से निकला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने अपने फैन बैंस को भी उर्दू तक खींच लिया।
इसमें उर्दू लैंग्वेज का भी उपयोग किया गया है। उसे देखते हुए इसका मजबूत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रदर्शन उनकी गुणवत्ता और सांस्कृतिक प्रभाव दोनों को सही तरह से दिखाता है। बैकरूम्स का ओवरऑल वाइब ऐसा है जैसे आप किसी सपने और बुरे ख्वाब के बीच फंस गए हों। ये उन फिल्मों में से है जो हर 10 मिनट में डराने की कोशिश करती हैं बल्कि धीरे धीरे आपके दिमाग में घुसती है। फिल्म खत्म होने के बाद भी उसके गाली और खाली ग्वालियर, फ्लोरेस्ट लाइट्स और अजीब सी खामोशी दिमाग में घूमती रहती है। मुझे सबसे दिलचस्प बात ये लगी कि फिल्म का डर किसी भी राक्षस से कम नहीं और जगहों से ज़्यादा पैदा होता है। कहानी को अगर सिर्फ प्लॉट के स्तर पर देखें तो यह एक ऐसी रहस्यमय संसार की खोज है जो वास्तविकता के ठीक नीचे छुपा हुआ महसूस होता है। लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म की असली कहानी खो जाने की है, सिर्फ जगह में नहीं बल्कि अपनी यादों में, पहचान और जीवन के अर्थ में भी। यही वजह है कि कई बार फिल्म के नैरेटिव जानबूझकर अधूरा और अस्पष्ट लगता है। कुछ दर्शकों को यह कमजोरी लग सकती है लेकिन मेरे हिसाब से यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि बैकरूम्स का कॉन्सेप्ट काफी रहस्यमय और जीवित रहता है। डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर कैन पर्सन की उम्र को भूल के जाएं तो फिल्म देखकर कहीं लगता ही नहीं कि किसी नए दर्शक का काम है। और वहीं शूटिंग स्टाइल और कैमरा वर्क ज़्यादा फिल्म को सबसे ज़्यादा मजबूत विभाग है। कैमरा अक्सर किसी इंसान की नज़र की तरह नहीं बल्कि किसी भटकी हुई चेतना की तरह काम करता है। लंबे शॉट्स, खाली फ्रेम और असहज एंगल्स लगातार यह महसूस करवाते हैं कि कुछ गलत है, लेकिन क्या गलत है ये स्पष्ट नहीं हो पाता। कई दृश्यों में कैमरा वर्क आपको दिशा नहीं देता बल्कि आप खुद भ्रमित हो जाते हो, और यही फिल्म का उद्देश्य भी है। उस खास बात को देखें तो फिल्म की विशाल भूलभुलैया जैसे सेट बनाए गए थे, लेकिन इसलिए वातावरण सिर्फ सीजीआई का खेल नहीं लगता बल्कि एक वास्तविक जगह से महसूस होता है। और वहीं एक्टिंग की बात करें तो तकनीकी स्तर पर काफी नियंत्रित है और सभी ने अपने किरदार में बहुत अच्छा काम किया है। इमोशनल स्तर पर देखें तो फिल्म का असर थोड़ा अलग तरह का है। यह आपको रुलाने का सीधा भावुक करने की कोशिश नहीं करती बल्कि खालीपन और बेचैनी छेड़ने की कोशिश करती है। मुझे लगा कि यही वजह है कि कुछ समीक्षक इससे बहुत प्रभावित हुए हैं जबकि कुछ को लगा कि भावनात्मक कनेक्शन पर्याप्त नहीं बन पाया। सच कहूं तो मैं इन दोनों रायों के बीच खड़ा हूं। फिल्म भावनाओं को खुलकर नहीं दिखाती लेकिन अनुपस्थिति को महसूस जरूर करा देती है। जहां तक बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म रिलीज से पहले ये 24 की सबसे बड़ी ओपनिंग में शामिल होने की ट्रैकिंग कर रही थी और कई रिपोर्ट्स के इसे 40-50 मिलियन डॉलर के ओपनिंग रेंज तक बताया हुआ है, जबकि इसका बजट लगभग 10 मिलियन डॉलर बताया गया है। मेरी नज़र में यह परफॉर्मेंस पूरी तरह से जस्टिफाइड है। बैकग्राउंड सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं बल्कि इंटरटेनमेंट कल्चर से निकला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने अपने फैन बैंस को भी उर्दू तक खींच लिया। इसमें उर्दू लैंग्वेज का भी उपयोग किया गया है। उसे देखते हुए इसका मजबूत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रदर्शन उनकी गुणवत्ता और सांस्कृतिक प्रभाव दोनों को सही तरह से दिखाता है। बैकरूम्स का ओवरऑल वाइब ऐसा है जैसे आप किसी सपने और बुरे ख्वाब के बीच फंस गए हों। ये उन फिल्मों में से है जो हर 10 मिनट में डराने की कोशिश करती हैं बल्कि धीरे धीरे आपके दिमाग में घुसती है। फिल्म खत्म होने के बाद भी उसके गाली और खाली ग्वालियर, फ्लोरेस्ट लाइट्स और अजीब सी खामोशी दिमाग में घूमती रहती है। मुझे सबसे दिलचस्प बात ये लगी कि फिल्म का डर किसी भी राक्षस से कम नहीं और जगहों से ज्यादा पैदा होता है। कहानी को अगर सिर्फ प्लॉट के स्तर पर देखें तो यह एक ऐसी रहस्यमय संसार की खोज है जो वास्तविकता के ठीक नीचे छुपा हुआ महसूस होता है। लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म की असली कहानी खो जाने की है, सिर्फ जगह में नहीं बल्कि अपनी यादों में, पहचान और जीवन के अर्थ में भी। यही वजह है कि कई बार फिल्म के नैरेटिव जानबूझकर अधूरा और अस्पष्ट लगता है। कुछ दर्शकों को यह कमजोरी लग सकती है लेकिन मेरे हिसाब से यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि बैकरूम्स का कॉन्सेप्ट काफी रहस्यमय और जीवित रहता है।
डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर कैन पर्सन की उम्र को भूल के जाएं तो फिल्म देखकर कहीं लगता ही नहीं कि किसी नए दर्शक का काम है। और वहीं शूटिंग स्टाइल और कैमरा वर्क ज़्यादा फिल्म को सबसे ज़्यादा मजबूत विभाग है। कैमरा अक्सर किसी इंसान की नज़र की तरह नहीं बल्कि किसी भटकी हुई चेतना की तरह काम करता है। लंबे शॉट्स, खाली फ्रेम और असहज एंगल्स लगातार यह महसूस करवाते हैं कि कुछ गलत है, लेकिन क्या गलत है ये स्पष्ट नहीं हो पाता। कई दृश्यों में कैमरा वर्क आपको दिशा नहीं देता बल्कि आप खुद भ्रमित हो जाते हो, और यही फिल्म का उद्देश्य भी है। उस खास बात को देखें तो फिल्म की विशाल भूलभुलैया जैसे सेट बनाए गए थे, लेकिन इसलिए वातावरण सिर्फ सीजीआई का खेल नहीं लगता बल्कि एक वास्तविक जगह से महसूस होता है। और वहीं एक्टिंग की बात करें तो तकनीकी स्तर पर काफी नियंत्रित है, और सभी ने अपने किरदार में बहुत अच्छा काम किया है। इमोशनल स्तर पर देखें तो फिल्म का असर थोड़ा अलग तरह का है। यह आपको रुलाने का सीधा भावुक करने की कोशिश नहीं करती बल्कि खालीपन और बेचैनी छेड़ने की कोशिश करती है। मुझे लगा कि यही वजह है कि कुछ समीक्षक इससे बहुत प्रभावित हुए हैं, जबकि कुछ को लगा कि भावनात्मक कनेक्शन पर्याप्त नहीं बन पाया। सच कहूं तो मैं इन दोनों रायों के बीच खड़ा हूं। फिल्म भावनाओं को खुलकर नहीं दिखाती, लेकिन अनुपस्थिति को महसूस जरूर करा देती है। जहां तक बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म रिलीज से पहले ये 24 की सबसे बड़ी ओपनिंग में शामिल होने की ट्रैकिंग कर रही थी, और कई रिपोर्ट्स के इसे 40-50 मिलियन डॉलर के ओपनिंग रेंज तक बताया हुआ है, जबकि इसका बजट लगभग 10 मिलियन डॉलर बताया गया है। मेरी नज़र में यह परफॉर्मेंस पूरी तरह से जस्टिफाइड है। बैकग्राउंड सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं बल्कि इंटरटेनमेंट कल्चर से निकला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने अपने फैन बैंस को भी उर्दू तक खींच लिया। इसमें उर्दू लैंग्वेज का भी उपयोग किया गया है। उसे देखते हुए इसका मजबूत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, प्रदर्शन, उनकी गुणवत्ता और सांस्कृतिक प्रभाव दोनों को सही तरह से दिखाता है। बैकरूम्स का ओवरऑल वाइब ऐसा है जैसे आप किसी सपने और बुरे ख्वाब के बीच फंस गए हो। ये उन फिल्मों में से है जो हर 10 मिनट में डराने की कोशिश करती हैं बल्कि धीरे धीरे आपके दिमाग में घुसती है। फिल्म खत्म होने के बाद भी उसके गाली और खाली ग्वालियर, फ्लोरेस्ट लाइट्स और अजीब सी खामोशी दिमाग में घूमती रहती है। मुझे सबसे दिलचस्प बात ये लगी कि फिल्म का डर किसी भी राक्षस से कम नहीं और जगहों से ज्यादा पैदा होता है। कहानी को अगर सिर्फ प्लॉट के स्तर पर देखें तो यह एक ऐसी रहस्यमय संसार की खोज है जो वास्तविकता के ठीक नीचे छुपा हुआ महसूस होता है। लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म की असली कहानी खो जाने की है, सिर्फ जगह में नहीं बल्कि अपनी यादों में, पहचान और जीवन के अर्थ में भी। यही वजह है कि कई बार फिल्म के नैरेटिव जानबूझकर अधूरा और अस्पष्ट लगता है। कुछ दर्शकों को यह कमजोरी लग सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि बैकरूम्स का कॉन्सेप्ट काफी रहस्यमय और जीवित रहता है। डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर कैन पर्सन की उम्र को भूल के जाएं तो फिल्म देखकर कहीं लगता ही नहीं कि किसी नए दर्शक का काम है। और वहीं शूटिंग स्टाइल और कैमरा वर्क ज़्यादा फिल्म को सबसे ज़्यादा मजबूत विभाग है। कैमरा अक्सर किसी इंसान की नज़र की तरह नहीं बल्कि किसी भटकी हुई चेतना की तरह काम करता है। लंबे शॉट्स, खाली फ्रेम और असहज एंगल्स लगातार यह महसूस करवाते हैं कि कुछ गलत है, लेकिन क्या गलत है ये स्पष्ट नहीं हो पाता। कई दृश्यों में कैमरा वर्क आपको दिशा नहीं देता बल्कि आप खुद भ्रमित हो जाते हो, और यही फिल्म का उद्देश्य भी है। उस खास बात को देखें तो फिल्म की विशाल भूलभुलैया जैसे सेट बनाए गए थे, लेकिन इसलिए वातावरण सिर्फ सीजीआई का खेल नहीं लगता बल्कि एक वास्तविक जगह से महसूस होता है। और वहीं एक्टिंग की बात करें तो तकनीकी स्तर पर काफी नियंत्रित है, और सभी ने अपने किरदार में बहुत अच्छा काम किया है। इमोशनल स्तर पर देखें तो फिल्म का असर थोड़ा अलग तरह का है। यह आपको रुलाने का सीधा भावुक करने की कोशिश नहीं करती बल्कि खालीपन और बेचैनी छेड़ने की कोशिश करती है। मुझे लगा कि यही वजह है कि कुछ समीक्षक इससे बहुत प्रभावित हुए हैं, जबकि कुछ को लगा कि
भावनात्मक कनेक्शन पर्याप्त नहीं बन पाया। सच कहूँ तो मैं इन दोनों रायों के बीच खड़ा हूँ। फिल्म भावनाओं को खुलकर नहीं दिखाती, लेकिन अनुपस्थिति को महसूस जरूर करा देती है। जहाँ तक बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म रिलीज से पहले ये 24 की सबसे बड़ी ओपनिंग में शामिल होने की ट्रैकिंग कर रही थी, और कई रिपोर्ट्स के इसे 40-50 मिलियन डॉलर के ओपनिंग रेंज तक बताया हुआ है, जबकि इसका बजट लगभग 10 मिलियन डॉलर बताया गया है। मेरी नज़र में यह परफॉर्मेंस पूरी तरह से जस्टिफाइड है। बैकरूम सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि इंटरटेनमेंट कल्चर से निकला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने अपने फैन बैंस को भी उर्दू तक खींच लिया। इसमें उर्दू लैंग्वेज का भी उपयोग किया गया है। उसे देखते हुए इसका मजबूत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, प्रदर्शन, उनकी गुणवत्ता और सांस्कृतिक प्रभाव दोनों को सही तरह से दिखाता है। बैक रूम्स का ओवरऑल वाइब ऐसा है जैसे आप किसी सपने और बुरे ख्वाब के बीच फंस गए हों। ये उन फिल्मों में से है जो हर 10 मिनट में डराने की कोशिश करती हैं, बल्कि धीरे धीरे आपके दिमाग में घुसती है। फिल्म खत्म होने के बाद भी उसके गाली और खाली ग्वालियर, फ्लोरेस्ट लाइट्स और अजीब सी खामोशी दिमाग में घूमती रहती है। मुझे सबसे दिलचस्प बात ये लगी कि फिल्म का डर किसी भी राक्षस से कम नहीं और जगहों से ज़्यादा पैदा होता है। कहानी को अगर सिर्फ प्लॉट के स्तर पर देखें तो यह एक ऐसी रहस्यमय संसार की खोज है जो वास्तविकता के ठीक नीचे छुपा हुआ महसूस होता है। लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म की असली कहानी खो जाने की है, सिर्फ जगह में नहीं बल्कि अपनी यादों में, पहचान और जीवन के अर्थ में भी। यही वजह है कि कई बार फिल्म के नैरेटिव जानबूझकर अधूरा और अस्पष्ट लगता है। कुछ दर्शकों को यह कमजोरी लग सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि बैकरूम्स का कॉन्सेप्ट काफी रहस्यमय और जीवित रहता है। डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर कैन पर्सन की उम्र को भूल के जाएं तो फिल्म देखकर कहीं लगता ही नहीं कि किसी नए दर्शक का काम है। और वहीं शूटिंग स्टाइल और कैमरा वर्क ज़्यादा फिल्म को सबसे ज़्यादा मजबूत विभाग है। कैमरा अक्सर किसी इंसान की नज़र की तरह नहीं बल्कि किसी भटकी हुई चेतना की तरह काम करता है। लंबे शॉट्स, खाली फ्रेम और असहज एंगल्स लगातार यह महसूस करवाते हैं कि कुछ गलत है, लेकिन क्या गलत है ये स्पष्ट नहीं हो पाता। कई दृश्यों में कैमरा वर्क आपको दिशा नहीं देता बल्कि आप खुद भ्रमित हो जाते हो, और यही फिल्म का उद्देश्य भी है। उस खास बात को देखें तो फिल्म की विशाल भूलभुलैया जैसे सेट बनाए गए थे, लेकिन इसलिए वातावरण सिर्फ सीजीआई का खेल नहीं लगता बल्कि एक वास्तविक जगह से महसूस होता है। और वहीं एक्टिंग की बात करें तो तकनीकी स्तर पर काफी नियंत्रित है, और सभी ने अपने किरदार में बहुत अच्छा काम किया है। इमोशनल स्तर पर देखें तो फिल्म का असर थोड़ा अलग तरह का है। यह आपको रुलाने का, सीधा भावुक करने की कोशिश नहीं करती बल्कि खालीपन और बेचैनी छेड़ने की कोशिश करती है। मुझे लगा कि यही वजह है कि कुछ समीक्षक इससे बहुत प्रभावित हुए हैं, जबकि कुछ को लगा कि भावनात्मक कनेक्शन पर्याप्त नहीं बन पाया। सच कहूँ तो मैं इन दोनों रायों के बीच खड़ा हूँ। फिल्म भावनाओं को खुलकर नहीं दिखाती, लेकिन अनुपस्थिति को महसूस जरूर करा देती है। जहाँ तक बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म रिलीज से पहले ये 24 की सबसे बड़ी ओपनिंग में शामिल होने की ट्रैकिंग कर रही थी, और कई रिपोर्ट्स के इसे 40-50 मिलियन डॉलर के ओपनिंग रेंज तक बताया हुआ है, जबकि इसका बजट लगभग 10 मिलियन डॉलर बताया गया है। मेरी नज़र में यह परफॉर्मेंस पूरी तरह से जस्टिफाइड है। बैकरूम सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं बल्कि इंटरटेनमेंट कल्चर से निकला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने अपने फैन बैंस को भी उर्दू तक खींच लिया। इसमें उर्दू लैंग्वेज का भी उपयोग किया गया है। उसे देखते हुए इसका मजबूत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, प्रदर्शन, उनकी गुणवत्ता और सांस्कृतिक प्रभाव दोनों को सही तरह से दिखाता है। बैक रूम्स का ओवरऑल वाइब ऐसा है जैसे आप किसी सपने और बुरे ख्वाब